Welcome back to Brandcraft Studio and welcome back again in TDS Max. So ये हमारा वो मॉडल था जिसको हमने सबसे पहले आई गेस रेडी करा था पॉलीगोनल मॉडलिंग के अंदर, और अब इसकी बारी है टेक्सचरिंग की। सो टेक्सचरिंग से पहले एक पार्ट है जो कि मिस हुआ है हमारा, वो है अनरैप्ड। और अनरैप की भी प्रैक्टिस हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक डेमो क्लासेस के अंदर। सो अब जो हम लोग करने जा रहे हैं वो है पॉलीगोनल मॉडल को एक प्रॉपरली अनरैप करेंगे एक सिंगल कैनवास के अंदर। और अनरैप किस तरीके से होगा, मेरे ख्याल में आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी। सो आपको भी आइडिया होगा कि अनरैप के अंदर क्या क्या स्टेप मैं लेने वाला हूँ। सही है। सो ये वाली चीज़ सबसे पहले देख लें कि इधर चीज़ है कि नहीं। टेस्ट सिलेक्ट का मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था, तो टेस्ट सिलेक्ट हम लोग पहले मरतबा ये कर लें कि बाय फेस। थोड़ा सा रिपीट कर दूं और कि टेस्ट सिलेक्ट करता क्या है कि टेस्ट सिलेक्ट जो है वो नॉर्मली इससे होता है बाय एज, ठीक है ना, जो कि सपोर्टिंग एजेस एक्चुअली क्रिएट कर देता है बाय सिंगल क्लिक। सो हमने क्या करना है, बाय फेस कर देना है, सपोर्टिंग क्लिक से थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग लेकर आ गए और इसको अनरैप करना है। और इसको अनरैप करने के लिए सबसे पहले हमने इन पॉलीगॉन्स को सिंगल क्लिक पर ऐसे पकड़ा और अनरैप में गए। अनरैप के बाद एडिट, और एडिट के बाद इस तरीके से मैंने पहले ही बताया था इसकी प्रोजेक्शन Z से होनी है। सो मैं इसको एक मरतबा इस पॉलीगॉन को और पहले इसको मैं ग्रो कर लूँ ऐसे, और 1 2 3 चाहूँ तो मैं वैसे इस तरीके से भी कर सकता हूँ बाय द हेल्प ऑफ बॉटम, यहाँ से यूँ। ठीक है। सो हमारे पास टॉप के सारे पॉलीगॉन्स आ चुके हैं जिसके ऊपर Z से प्रोजेक्शन करनी है, विच इज़ इंडिकेटिंग यू बाय Z एक्सिस। अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हो, देखें ये Z एक्सिस आपको शो करा रहा है, आपका पिवट के अंदर देख रहे हैं Z एक्सिस। सही है ना। थोड़ा सा मैं रिपीट भी करता हुआ जाऊँगा, हमें थोड़ा फास्टर चलना है। सो प्लेनर और हिट Z, ठीक है। और उसके बाद प्लेनर को आप हटा देते हैं और आप कर देते हैं डिटैच, यानी कि सॉरी पील, और आपके पास ये आ जाते हैं। आपको चेकर की कंफर्मेशन चाहिए तो आप चेकर वैसे देख सकते हैं, लेकिन जब पील कर लेते हैं सो मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है एंड इन प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है ना। समटाइम्स आपको देखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा शॉर्ट था तो मैंने इसको इस तरीके से जाने दिया। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हम चाहते तो इसको ओवरऑल को भी हम लोग जेड प्रोजेक्शन से ले सकते थे। सो मैं भी क्या करता हूँ कि मैं इसको लेता हूँ ग्रो ग्रो ग्रो, ये भी जेड एक्सिस के ऊपर आ सकते हैं, ठीक है। सो ओपन यूवी एडिटर, मैंने तमाम पॉलीगॉन्स को पकड़ा हुआ है जेड एक्सिस एंड ये। सो मैं अगर अब चेकर पर जाता हूँ तो देखता हूँ कुछ गड़बड़ हुई है, नहीं, बिल्कुल सेम अच्छी कंडीशन के अंदर हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा इशू है, सो जो कि चल सकता है। ठीक है, हम लोग यहाँ लेकर आए और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये हमारे पास हो चुका है, तो हम इसको नाम दे देंगे फ़िलहाल ओके, यानी कि ये हमारा अनरैप हो चुका है। ठीक है, नेमिंग कन्वेंशन बड़ा मैटर करता है, और फिलहाल हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो मैं इसी को रख देता हूँ। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ फाइल साइज की, अनरैप के नाम से, सेव एज अनरैप। मैं डिलीट का कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई ऑब्जेक्ट को डिलीट करें। इससे बेहतर है कि आप जो है ना एक और फाइल बना लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको पीछे जाना पड़ता है और आपके पास अगर कोई बैकअप ना हो तो आपको जो है ना बड़ी दुश्वारी का सामना हो सकता है। ठीक है। सो राइट नाउ पर फाइल स्क्रीन, और ये पार्ट हमारा ओके यानी कि अनरैप हो चुका है, और हम लोग जो है नीचे वाले पार्ट को भी अनरैप कर लेते हैं, जो कि ये सिलेंडर है काइंड ऑफ। और इसको भी अनरैप करने का तरीका क्या है, सिंपल, आपने एक एलिमेंट पकड़ा और ये जो है नीचे के पॉलीगॉन्स इसके नहीं हैं, सो फिलहाल रिंग की हेल्प से हम लोग जो है ना फर्स्ट रिंग और सिलेक्शन, ऊपर के पॉलीगॉन्स जो आ रहे हैं वो हम लोग बाद में अनरैप कर लेंगे। और अनरैप में गए, एडिट में गए, ये सिलेंडर की वजह से था, ये जो कि खुला हुआ भी है, और आपने जस्ट सिंपल क्लिक करा, ये आपने इसको इस तरीके से खोल दिया है। चेकर भी आप एक मरतबा एहतियातन चेक कर लें जो कि सही है। और यहाँ पर आने के बाद आपने इसको कर देना है हाइड सेलेक्टेड,
जो कि हम पहले भी कवर अप कर चुके हैं, अनरैप का प्रोसेस के अंदर आता है और बाकी मॉडलिंग के दौरान भी बड़ी हेल्पफुल हमारे लिए साबित होती है ये वाली चीज़। उसके बाद ये वाली चीज़ को अनरैप करना है और अनरैप, और यहाँ पर जो है ना हम लोग अगेन सिलेंडर कॉल करा देंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। उसके बाद क्विक पील। अच्छा, यहाँ पर देखें थोड़ी सी आपको ना चेंजेस देखने को मिलेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दीज टॉप एरियाज पॉलीगॉन्स, क्योंकि नीचे वाला भी सिलेंडर सेम था। आपके जहन में ये आ सकती है बात, ऊपर वाला अंदर वाला भी सेम है, तो ये क्यों टेढ़ा हो रहा है? इसका रीज़न ये वाली चीज़ है। आप चाहें तो यहाँ से भी एक मरतबा ट्राई करके देख सकते हैं कि ये चीज़ स्ट्रेच हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन ये वाला काम फ़िलहाल नहीं कर रहा। सो इसके ऊपर ये ओवरलैपिंग भी हो रही है, तो हम क्या करते हैं फ़िलहाल के तौर पर इसको इस तरीके से जाने देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइक्रो ये वाली सरफेस है आपके लिए ना। तो हम कंट्रोल Z करेंगे, जो कि यूवी से हमारे पास स्ट्रेच खुली हुई थी ये रही, और हमने इसको बाय मैनुअल चेकर के अंदर गए। यहाँ पर इसके ऊपर वाली यूवीज फिलहाल नहीं खुली अभी, ठीक है। उसका तरीका भी आपको बता देता हूँ। आपने क्या करना है, जस्ट इस तरीके से चेकर को आपने स्ट्रेट करा, ऑलमोस्ट ये स्क्वायर फॉर्म के अंदर है, ठीक है। और अब आपके पास आ जाती हैं ये वाली यूवीज। तो आपने क्या करना है, एज सेलेक्ट करें इस तरीके से लूप के अंदर, और आपसे कुछ नहीं करना, ये दैट्स इट। ये अनरैप भी हो गया और आपके पास यूवी भी सुथरी आ गई। कभी कभार हमें मैनुअली इस तरीके से भी ट्रीट करना पड़ता है, ठीक है। सो ये वाला मॉडल भी अनरैप हो गया है। यहाँ से अनहाइड ऑल भी कर देंगे। हमेशा याद रखिएगा ये वाली चीज़, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि मॉडलर्स जो हैं वो भूल जाते हैं जो इन्होंने हाइड करा था, और उसको एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। फिर वहाँ पर जब बेक कराते हैं तो आगे पीछे कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है। सो जो हाइड करेंगे उसको आप अनहाइड भी बाद में करेंगे। और आपने इसको भी ओके का नाम दे दिया और इसको भी ओके का नाम दे दिया, यानी कि हमारे पास मॉडल अनरैप्ड हुए हुए, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं ये वाली स्लॉट्स, नीचे के पॉलीगॉन इसके डिलीट हुए हुए। और इसको अनरैप करने का तरीका क्या होगा कि आपने इन तमाम को पकड़ा यूवीस के अंदर, और आपने पहले देख लिया कि ये इनका चेकर क्या बता रहा है। इनका पॉलीगॉन ये रहा और इनका पॉलीगॉन सेम ही ओवरलैपिंग हुई हुई है। और फ़िलहाल के तौर पर हमें इन सब को खोलना है, और सब उससे पहले हम लोग अपना मॉडल को देख लें कि हमारा जो मॉडल जिसको हम लोगों ने रेफरेंस देखकर बनाया था उसके अंदर टेक्सचरिंग कैसे हुई हुई है। सो यहाँ पर हम लोग अपना मॉडल पहले चेक कर लेते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स अगर रिपीटेटिव हैं तो हम लोग एक को अनरैप करेंगे, पहले चेक कर लेते हैं। सो ये हमारे पास रेफरेंस खुला हुआ है, और अगर आप देखें ना तो ये रिपीटेटिव ही आ रहा है। देखें, अगर ये एक ही वुड है जो कि इधर भी लग रही है, इधर भी लग रही है और हर जगह लग रही है। सो ये फ्रीडम हमारे पास है, कैसा कोई लॉक नहीं है, आपके पास भी कोई लॉक नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू कि आप जो है ना आप एक ही ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं वो रख लें, मतलब एक ही जगह पर यूवी रखना चाह रहे हैं वो रख लें, या फिर आप रिपीटेटिव करना चाह रहे हैं रिपीटेटिव कर लें। रिपीटेटिव से मुराद क्या कि आपने एक यूवी रखी और बाद में उसके तमाम जगह पर जो है ना वो डुप्लीकेट बनाकर और बाद में यूवी सेपरेटली अलाइन कर दी, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेपरेटेड यूवीज़ रखेंगे, लेकिन इसका लिए हम लोग ये नहीं करेंगे कि हम तमाम ऑब्जेक्ट्स को अनरैप करें, नहीं। हम क्या करेंगे कि कोई एक ऑब्जेक्ट को अनरैप कर लेंगे और उसको अपने लिए रेडी कर लेंगे, और फिर उसकी यूवीज़ जो है ना सेपरेटली हम लोग अलाइन कर लेंगे। कैसे कि सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आए, और इसको हम लोगों ने पहले देखा कि नीचे से कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉलीगॉन्स इसके अंदर होंगे, जो कि 5 ही हैं, ठीक है। अब जा रहे हैं अनरैप के ऊपर, अनरैप एडिट, और इसको फ़िलहाल अभी हाइड कर देते हैं, मिनिमाइज। सो ये रहा हमारे पास एक पॉलीगॉन्स खुले हुए, और चेकर मैनुअली में जो है ना इसको देखूँगा। ये मैंने इसको इस तरीके से थोड़ा सा एक्स की डायरेक्शन के अंदर थोड़ा सा मैं इसको चेकर को डिफॉर्म करूँगा, और जो अंदर वाला पॉलीगॉन है ये मैनुअली ट्रीट कर रहा हूँ। देखें दोनों के दोनों पॉलीगॉन्स एक जगह पे रखे हुए हैं ना। सो मैंने इसको ब्रेक करा, यानी कि डिटैच कर दिया यूवीज़ के अंदर, पॉलीगॉन्स के अंदर नहीं। देखें जब मैंने यूवीज़ के अंदर डिटैच करा तो देखिए यहाँ पर एक ना सीम आ जाएगी, ये देखिएगा। सो ये चीज़ मैं पहले भी बता चुका था आपको, रिपीट भी हो रही है एक चीज़, और ये आ गई, ठीक है। उसके बाद आपने इसको तो कर दिया अलग, और हमने अब इन एजिस को अलग करना है, यानी कि खोलना है। ये वाले एजिस जो है ना ये इसी के अंदर है।
प्लेनर, सही है, जो हमारा एक स्टैंडर्ड जो चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद एक्स के ऊपर लगेगा ये, सो एक्स के डायरेक्शन में लगा दिया और हम इसको कर देंगे क्विक पील। सो ये आपके पास एक शक्ल आ गई है, ठीक है। अच्छा, इसको बिल्कुल स्ट्रेट हमने रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इनके वर्टेक्स को ब्रेक कर देंगे, इन दोनों को। आप अनरैप की टेक्निक वही मैं रिपीट दोबारा बताऊंगा कि थोड़ी सी अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको क्लिक हो जाएगा मैं करने के क्या लगाऊं। जिस तरह मैंने अनरैपिंग के दौरान माचिस की डिब्बी की एग्जांपल दी थी, तो मैं वही कर रहा हूं कि मैंने यहाँ से इनको ब्रेक कर दिया है। मैंने आपको एक रैपर का भी एग्जाम्पल दी थी, तो आप इसको कंसिडर करेंगे खुलेगा किस तरीके से। अगर मैं इसको खोलना चाह रहा हूँ, यानी कि अनरैप करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से तोड़ दिया और यहाँ से तोड़ दिया, तो बिल्कुल ये फ्लैट खुल जाएगा। देखें इस तरीके से खुल जाए आपके पास स्ट्रेट। मैं चाहूँ तो इस तरह भी कर सकता हूँ और अगेन इस तरीके से भी कर सकता हूँ। ये देखें आपके पास सुथरी यूवीज जो है ना, वो इस फॉर्मेट में आपके पास आ गई हैं। अब मुझे इनको अलाइन करना है। लेट सपोज कि मेरी जो यूवीज जो घूम रही हैं थोड़ी थोड़ी सी, देखें ना स्ट्रेट नहीं है, तो मैं मैनुअली पहले ट्रीट कर लेता हूँ इस तरीके से। ये एंगुलर जा रही है तो कोई मसला नहीं है, ये मैं इस तरीके से स्लाइटली, ये मेरे पास यूवीज बिल्कुल स्ट्रेट आ गई। अब इसी के बिहाफ के ऊपर मैं इसको ही इसकी स्केलिंग भी कर दूंगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आया हूँ, यूवीज मैंने यहाँ पे रखी हैं क्योंकि इनका स्केल एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। अनरैपिंग के अंदर स्केल आपका आगे पीछे हुआ तो आपकी टेक्सचरिंग भी वहाँ पर ख़राब हो जाएगी, आपके नॉर्मल्स भी वहाँ पर जो है ना ख़राब बिहेव करने लगेंगे। स्ट्रेट, ये तो रोटेशन का बड़ा इशू है यहाँ पर, सही है। मैं यहाँ से इसको रोटेट कर दूंगा ऐसे। उसके बाद अगर आपके वर्टेक्स ये तंग कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, सिंपली ये वाले जो मैंने आपको अनरैपिंग के अंदर ट्रिक बताई थी, ये वाली चीज़, यूवीज स्ट्रेट होंगी ना तो टेक्सचरिंग भी आपको अच्छी करने को मिल जाएगी इसके अंदर, सब्सटेंस के अंदर। जब आप कोई वुड फाइबर्स वगैरह लगाएंगे या डिटेल्स थोड़ी सी डालेंगे ना, तो ये चीज़ ना अलाइन होना ज़रूरी है अनरैपिंग के अंदर। अगर यूवीज टेढ़ी मेढ़ी होंगी तो आपकी टेक्सचरिंग जो है ना वो अकॉर्डिंगली नहीं रहेगी और आपको खुद ही मुश्किलात होंगी वाइल टेक्सचरिंग, वाइल पेंटिंग नॉर्मल्स। क्योंकि मॉडल की यूवीज अगर एक स्टैंडर्ड में अलाइन नहीं हुई, मतलब इस तरीके से, तो मिसाल के तौर पर मैं वुड फाइबर्स यूँ पेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास इजीली आ जाएंगी। लेकिन मेरे पास अगर यूवीज ही यूँ खुली हुई हैं और मुझे वुड फाइबर्स डालने, तो मैं किस तरीके से यूँ पेंट करूँगा, तो थोड़ी सी मुझे मुश्किल वहाँ पर होगी। कभी कभार होता है, कभी कभार बहुत रेयर होता है कि आपके जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपको टेढ़ी मेढ़ी खोलनी पड़ती है। जैसे कि कोई ट्री है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपको जो है ना सीम लगाकर जो है वो पील लगाना पड़ रहा है, सो उसके अंदर आपकी थोड़ी सी मजबूरी आती है। लेकिन जब इस तरीके की अनरैपिंग हो रही हो ना तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, ये कर चुके हम लोग, ऑब्जेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, ये ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग कर देना जिस तरीके से हम लोगों ने पहले रखा था, ओके। ये ओके आपके पास आ चुका है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने जो है इन तमाम ऑब्जेक्ट को इसी के ऊपर ओवरराइड कर देना है। सो राइट नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है। मैं क्या करूँगा, बाय एंगुलर जाके देखता हूँ। ये मेरी जो स्नैपिंग है वो एंगुलर जो है वो 5 पर हुई है, मुझे शायद 3 पर रखना था। और अब मैं करके देखता हूँ, नहीं, इसको 1 पर करके देखते हैं। 1 पे तो मेरे ख्याल में अब तो ऑब्वियस आ जाना चाहिए। थोड़ा सा गैप क्यों आ रहा है, एनीवेज हम लोग मैनुअली कर लेंगे एंगल से हटाकर। और ये क्लोज, ये ठीक है। सो हमने लेनी थी 15 कॉपीज़, तो 15 आपके पास इस तरीके से आ जाएंगी। ये आपके पास तमाम कॉपीज़ आ गई हैं। उसके बाद आपने किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेना है ताकि जो हमारे पास जो पूरा एक लूप था ये वाला, ये हमारे पास एज ए रेफरेंस बन गया था, हमने इसको हटा दिया है। और आप चाहें तो उसको बराबर में रख सकते हैं फॉर द सेफ साइड। और ये आपके पास तमाम अनरैप्ड ऑब्जेक्ट आ चुके हैं। अगर मैं इनके यूवीज खोलूँगा ना
तो देखिएगा इनकी यूवीज एक ही जगह पर है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप एक ही यूवी पर लेकर जाना चाह रहे हैं, आप एक ही यूवी पर लेकर चले जाएं। आप जो है सेपरेट करना चाह रहे हैं तो आप सेपरेट कर लें, ठीक है। सो मैं अभी क्या करने लगा हूँ, मैं इसको तमाम को सेपरेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो है ना वो अलग लेकर जाना ज़्यादा बेहतर लग रहा है। बस मैनुअली में क्या करूँगा, ये 1, ये 2, 1 मिनट, इस तरीके से, ठीक है। ये 3। अच्छा एक और चीज़ मैं करके देख लेता हूँ, शायद मेरी अगर यूवीज ख़राब ना हो, मैं इनको अरेंज कर दूंगा। वाह, ये आ गई है यार, ये भी अच्छा वैसे हुआ है, ठीक है ना। ये वाली भी शॉर्टकट था जो कि अभी हमारे पास जो कि मैं पढ़ा भी चुका हूँ। सो और एक नंबर तब यूवीज चेक कर लेते हैं क्योंकि अक्सर ना ये यूवीज को स्ट्रेच कर देता है। यूवीज आर बेटर और स्ट्रेच नहीं हुई हैं। सो आपके 1 क्लिक के ऊपर जो है वो चीज़ बड़ी अच्छी सी खुल गई। और अब आपने क्या करना है, सिंपली इसको कैनवस से बाहर लेकर आ जाएं क्योंकि अभी और भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, हम मेरे ख्याल में इसको डिलीट ही कर देते हैं। आपके पास ये तमाम ऑब्जेक्ट्स आ चुके हैं और इसको अटैच कर लें तो बेहतर है। मैनुअली में कर रहा हूँ, अगर आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ करने की शॉर्टकट भी मैं बता चुका हूँ आपको कि इसको आइसोलेट करेंगे और अटैच ऑल कर देंगे तो सारे ऑब्जेक्ट आपके पास आ जाएंगे। मैं फ्रंट मोड में जाकर देखता हूँ कुछ ऑब्जेक्ट रहा तो नहीं, ये सही है। और ये ऑब्जेक्ट हमने किस लिए बनाया था, ये थी हमारी मेटल की प्लेट ऊपर की। सो मैं राइट क्लिक, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और नीचे के मेरे पॉलीगॉन्स हैं और मेरे ख्याल में मुझे रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं क्या करता हूँ, इसको एच पर आया और रिंग करा और मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अब मैं टॉप के ऊपर अनरैपिंग होगी, इसको मैं दोबारा हाइड कर देता हूँ, अनरैप प्लानर, और खोल दिया। और यहाँ से मैं किसी एक जगह से जो है इसका सीम खोल देता हूँ, लूप और ब्रेक, तोड़ देगा ये। स्ट्रेट यूवीज करने से इसको खोल देना चाहिए। इसने सुथरी खोल दी है और चेकर में आकर देखता हूँ तो मेरे पास बेहतर है, इतनी स्ट्रेच चल सकती हैं क्योंकि हमारे पास कोई यहाँ पर ऐसा कुछ ख़ास टेक्सचरिंग की डिटेल नहीं है, जस्ट मेटल की वो है। तो हम लोग इतनी स्ट्रेच वाली चीज़ हमारे लिए काम की हो सकती है। मतलब अगर यहाँ पर कोई टैक्स वगैरह आ रहा होता ना तो हम लोग इस चीज़ को थोड़ा सा कंसीडर करते कि इसकी यूवीज़ को थोड़ा बेहतर कर लें, लेकिन स्ट्रेट यूवीज़ मैंने यूँ करी है क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड है इस चीज़ की, ठीक है ना जी। सो ये खुल चुकी है हमारे पास, इसको हम लोग साइड में कर रख देंगे, इसका नाम भी कर देते हैं ओके। अब बचा क्या, ये वाला ऑब्जेक्ट। सो इसको भी अनरैप कर लेते हैं। सिलेंडर की फॉर्म में है, कोई ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इस तरीके से नहीं है। हमने जस्ट ये वाले ऑब्जेक्ट को हटा देंगे, बाकी सब पर सिलेंडर का रूप लगा देंगे। 1 2 और इसको रिंग सिलेक्शन, और ये वाले, ये क्या करा मैंने तमाम वाई एक्सिस के, सॉरी एक्स एक्सिस के पॉलीगॉन्स को जस्ट सेलेक्ट कर लिया और सिंपली मैं करूँगा अनरैप और प्लानर और एक्स, सॉरी वाई एक्स एक्स। उसके बाद इसको पील कर मैंने साइड में कर दिया। तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रह गए तो मैं इसको हाइड सेलेक्टेड कर दूंगा, ये सारे मेरे पास आ गए अगेन। और अनरैप के अंदर मैंने देख लेता हूँ कि कौन कौन से पॉलीगॉन्स मेरे पास खुले हुए नहीं है। सारे के सारे मेरे ख्याल खुले हुए एक्सेप्ट ऑफ लास्ट वन। सो ये पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन है और ये यूवीज हमारे पास खुली हुई है। सो हमें जस्ट चेकर को अलाइन करना है और ये नीचे वाले जो एजेस थे इनको भी मैं मैनुअली खोल लेता हूँ। प्लानर एक्स वाई, और मैं किसी एक जगह पर इसको ब्रेक कर देता हूँ ताकि यूवीज मेरी खुल जाए, ब्रेक। और अब मैं पील लगाऊंगा तो मेरे पास सुथरी यूवीज आ जाएंगी, ठीक है जी। ये आ गए इधर और इसका चेकर अलाइन कर लेते हैं मैनुअली, क्योंकि मैं अगर पील लगाऊंगा ना तो इसके देखें यूवीज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, ये देखें इस तरीके से। सो वो बेहतर था एक साथ अलाइनमेंट हुई हुई थी आपके पास। सो
इस तरीके से थोड़ा सा ये वाली अनरैपिंग, और इसको इसके साथ अलाइन कर दें। यूवीज अगर आप मैच रखेंगे ना तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा वाइल टेक्सचरिंग इन सबस्टेंस पेंटर, कि आपको पता भी होगा कि यूवीज आपकी इस पार्ट की ये रही और इस पार्ट की यूवीज मैंने इस तरफ रखी थी। सो बाय ऑब्जेक्ट यूवीज एक साथ रखने का फ़ायदा ये होता है कि आप पेंटिंग के अंदर बहुत इजीली पेंट कर सकते हैं सर सब्सटेंस के अंदर। सो दिस पार्ट इज़ आल्सो अनरैप्ड, और इसको हम लोग नाम दे देंगे ओके अगेन और अनहाइड ऑल। सो ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट दोनों एक जैसे हैं और इनकी यूवीज हम लोग ओवरलैप भी रख सकते हैं। सो मैं क्या करूँगा, मैंने जस्ट यहाँ पे लेकर आया और इसको इसके साथ यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, सो इसको मैं अगर हाइड करता हूँ और इन ऑब्जेक्ट्स को डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे अब किसी काम के नहीं है। ठीक है, अनहाइड ऑल। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट सेम एज यहाँ पर आ जाएगा एज ए सिमेट्रिकल, और उसके बाद इसको भी अनरैप कर लेते हैं। इसके अंदर अनरैप करने के लिए सबसे पहले इस पॉलीगॉन को ले लेंगे जो हमारे पास टॉप इसके अंदर है सिलेंडर की फॉर्म में। सो सिलेंडर, और आप यहाँ पर आए, सिलेंडर दिया और ये अनरैप हो गया। उसके बाद आपने पील कर दिया, चेकर भी देख लें एक मरतबा, वैसे तो खैर एलिमेंट मोड के अंदर था इस तरीके से अनरैप। और चेकर खोलता हूँ तो मैं चेकर के अंदर देखता हूँ कि मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आ रही है। सो ये स्केलिंग की वजह से भी करता है। अगर यहाँ से हम लोग कर लेते हैं ना तो समटाइम्स आपके स्केलिंग डायमेंशंस छिड़े हुए होते हैं जिसकी वजह से ये स्केल जो है ना इसका चेकर जो है वो ख़राब आ रहा होता है समटाइम्स। तो अभी स्केलिंग भी हमारी सही है लेकिन फिर भी इसने कर दिया तो हो सकता है मैंने बाद में इसको बॉक्स वगैरह से अटैच कर दिया हो। लेकिन खैर इसीलिए कहता हूँ बार बार कि आप जो है ना चेकर एक मरतबा देख लें। अब हमारे पास जेड के एक्सिस के तमाम ये पॉलीगॉन्स रह गए तो हम लोग प्लानर और जेड एक्सिस उसके ऊपर अप्लाई कर देंगे, प्लानर जेड एंड पील। ये आपके पास मॉडल आ चुके हैं। ठीक है, सो आपका जो मॉडल था वो कम्प्लीटली अनरैप्ड हो चुका है, और इसको एक साथ एक ही कैनवास पे लेकर आने के लिए हम लोग इसको तमाम को सेलेक्ट करेंगे और अनरैप के अंदर आएंगे। तो देखिए इसलिए मैं यूवीस को ना बाहर फेंक देता हूँ। देखिए मेरा कैनवास सुथरा है और चीज़ें जो है ना मेरी वो बाहर इस तरीके से पड़ी हुई है जिसके अंदर मुझे आइडिया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। बाय एलिमेंट मोड में जाऊँगा इस तरीके से, ये यूवीज ये रही। ठीक है, इनको भी आप सेपरेटली कर सकते हैं बाय क्लिकिंग एलिमेंट बटन, ये वाला एलिमेंट बटन के ज़रिए। और उसके बाद ये वाली सारी यूवीज जो थी वो मेरी ये रही। और एक मिनट, सिलेंडर आपका ये रहा, थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं ये वाली चीज़। और ये सिलेंडर्स और ये सिलेंडर्स तमाम ऑब्जेक्ट आपके, ये किस लिए, अच्छा ये टॉप वाली आपकी ग्रिल है यानी कि वो मेटल का पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट सही है, ये आपके थोड़े अलग हो गए। उसके बाद ये 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 इस तरीके से क्यों दिख रहे हैं, पहला सवाल तो ये है, कुछ तो है। ठीक है, ये आ गई। और अच्छा ये नीचे वाले वो थे हमारे पास, ठीक है कोई इशू नहीं है। ये सारे आपके पास सेपरेटेड अनरैप हो चुके हैं। ठीक है, डस्टबिन वाला पार्ट था अंदर का और ये था आपके डस्टबिन के इनर का, इन दोनों को रख लिया है। अब अनरैपिंग का चेकर को एक जैसा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक बड़ा ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी कि बड़ा ऑब्जेक्ट से मुराद जिसका चेकर अच्छा दिख रहा हो। सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट फ़िलहाल हमारे पास जो है वो ज़्यादा हाईलाइटेड वो ये वाला लग रहा है। इसका चेकर एक मरतबा देख लेते हैं कि चेकर इसका सही है, और इसको यहाँ पे लाकर हम थोड़ा सा स्केल डाउन करते हैं और एक स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे कि भाई हमें इतने बड़े चेकर पर ये चीज़ें चाहिए। ठीक है, एक कैनवस के अंदर लेकर आना तो हमारे पास चेकर की जो रेजोल्यूशन है वो आ गई है, ये रही। अब हमें इन्हीं चेकर के बिहाफ के ऊपर तमाम को सेट करेंगे और उसके बाद एक ही कैनवस के अंदर डाल देंगे। उसके बाद ये हमारे पास ये वाले ऑब्जेक्ट है, इसके F2 की हेल्प से हम लोग इसको जो हाईलाइट दिख रहे थे वो कम कर लेते हैं और इसका चेकर थोड़ा और छोटा करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फर्स्ट रेफरेंस। सो मेरे ख्याल में इनफ है, थोड़ा सा और छोटा करने की मुझे खैर नीड पड़ेगी, ये इस तरीके से। और उसके बाद हम लोग खैर अलाइन कर लेंगे
और फिर ये हमारे पास है ये वाला, इसका चेकर तो खैर काफ़ी ही बड़ा है, और इसके सेगमेंट्स दूसरे अदर पॉलीगॉन्स ये रहे, और फिर इसको अलाइन कर दें। ये टॉप वाला पार्ट था हमारे पास, इसका चेकर तो बिल्कुल ही छोटा होना है इसके अकॉर्डिंग, ऐसे देखे ना, ये मैं इसको इससे अलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट इसके बराबर आ चुका है। और ये वाला पार्ट भी, नीचे वाला जो है वो, उसके भी चेकर्स काफ़ी बड़े होंगे, सो मैं इसको इसके अलाइन कर दूंगा बिल्कुल नियर टू बैक दिस, थोड़ा सा और छोटा होगा चेकर इसका, ये रहा, और हमने साथ इस तरीके से रख दिया। इट्स ऑल अप टू यू कि आप मैनेजमेंट किस तरह से कर रहे हैं, यहाँ पर रखना है या नीचे रखना है, कोई सा लॉक नहीं है, बस आपकी यूवीज जो है ना वो अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। सो मैंने इसको इसके साथ रख दिया है, ये एक सेपरेट ग्रुप बन गया हमारे पास। और ये तो खैर अलहदा ही लोहे की जो पट्टी थी वो ये रही, और ये अंदर के आपके पास है, अंदर के जो चेकर होंगे उसको अगर आप छोटा भी कर देंगे तो इतना मसला नहीं है, क्योंकि ये अंदर दिख रहा है, उसके अंदर मेटालिक की ही टेक्सचर डालना है, किसी किस्म का कोई मतलब ऐसा मटेरियल नहीं है या ऐसी टेक्सचर की डिटेल नहीं है जो हमें डिस्टर्ब करेगी, तो हम लोग इसको छोटा रख सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। देखिए यूवी के अलाइनमेंट के अंदर जो है ना, ये वाली चीज़ भी कंसीडर की जा सकती है कि कौन सा पार्ट ऊपर है और कौन सा पार्ट अंदर है, जहाँ पर कैमरा नहीं जाना तो हम वहाँ के यूवीज़ को छोटी रख सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई आपके पास लॉक नहीं है कि आप जो है ना ये वाले यूवीज़ को जो है ना आप बड़ी रखेंगे तो ये तमाम यूवीज़ को बड़ी रखना है, नहीं। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, हम वहाँ पर टेक्सचरिंग के अंदर ज़्यादा इम्फेसाइज करते हैं यूवीज़ के अंदर, ठीक है ना। और ये स्टैंडर्ड भी है, मतलब अगर आप इंडस्ट्री लेवल पर भी जाएंगे ना, तो जहाँ कैमरा नहीं जाना वहाँ हम क्यों यूवीज़ को ज़ाया करें। यूवीज़ की छोटी छोटी सी स्पेस भी जो ना बड़ी मैटर करती है टेक्सचरिंग के दौरान, क्योंकि अगर हम लोग यूवीज़ को बड़ा रखना शुरू कर दिया तो जो हमारी ये जो स्लॉट्स हैं, मतलब कैनवस की जो बात कर रहा हूँ, कैनवस फिर आपके पास एक और ऐड हो जाएगा। एक और ऐड होने का मतलब क्या है कि आपकी टेक्सचर रेजोल्यूशन बढ़ गई, जहाँ आप 1024 के टेक्सचर यूज़ कर रहे थे या फिर 2K का टेक्सचर यूज़ कर रहे थे, तो आपको एक और 2K का टेक्सचर ऐड करा दिया। तो कहाँ, जहाँ 2K यूज़ हो रहा था वहाँ 2K के 2 टेक्सचर यूज़ होना शुरू हो जाएंगे। सो यूवीज़ की अलाइनमेंट बहुत ज़रूरी है, और आप भी इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जहाँ कैमरा नहीं दिखना वहाँ पर, मतलब जहाँ कैमरा दिखने के बहुत कम चांसेस होंगे, तो आप वहाँ पर इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब जैसे ये भी जो है ना रेफरेंस के अंदर हमारे पास जो वो थी, ये भी सिलेंडर की जो मेटालिक की चीज़ें दिख रही हैं, ये भी इसी तरीके से हैं, तो इसके अंदर भी इतनी ख़ास डिटेल नहीं है, तो हम लोग इसको भी अनरैपिंग के अंदर छोटा रख सकते हैं, ठीक है। सो ये यहाँ पर आ गया है, उसके बाद ये यूवीज़ ये रही, तमाम यूवीज़ सेट हो चुकी है हमारे पास। इसको तो छोटा है तो रहने देते हैं, और इसको यहाँ पर इसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कर देंगे यूँ। यूवीज़ को आपने मॉडल के अकॉर्डिंग भी देखना है और अनरैप के अकॉर्डिंग भी देखना है, कि आप अगर अलाइनमेंट एक्स की डायरेक्शन में हो रही है तो आप वाई के ऊपर, एक्सिस के ऊपर रख सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ कि कोई आपके पास लॉक नहीं है कि आप इसी मतलब अगर वाई पर रख रहे हैं तो वाई पर ही तमाम यूवीज़ होनी चाहिए। ये यूवीज़ ऊपर जा रही हैं, अलाइनमेंट से देखें, ये आपका फ़ायदा होता है। एक साथ आ गई। अब आपकी सिलेक्शन भी देखें, जो मार्के दिखा रहा है ये सही दिखा रहा है, ये आ गई। अब आप नीचे देख लेंगे, ओवरलैपिंग तो नहीं हो रही, ओवरलैपिंग यस हो रही है। आप थोड़ा सा नीचे और लेकर आ गए, ठीक है। उसके बाद ये सिलेंडर वाले पार्ट हैं, सो इसको भी यहाँ पर रखते हैं और थोड़ा सा स्केल डाउन कर सकते हैं, ऐसा कुछ मसला नहीं है। और पहले इनको रख लेते हैं, ये और छोटी हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये आपके डस्टबिन, इनर डस्टबिन वाला पार्ट है, इसको आप जो है वो यहाँ रख लें, और उसके बाद तमाम यूवीज़ जो है ना ग्रेजुअली हम लोग छोटी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। ये आ गए आपके पास, इसको दोबारा आपने बाहर रखा। मैं सारा का सारा जो काम कर रहा हूँ वो एलिमेंट मोड के अंदर कर रहा हूँ, पॉलीगॉन और एलिमेंट मोड के अंदर, ठीक है। अगर आप पॉलीगॉन जस्ट पॉलीगॉन पर जाएंगे, एलिमेंट पे जाएंगे, तो आपको सिंगल क्लिक करेगा, देख रहे हैं इस तरीके से। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप इसी तरह ट्रीट करें इन ऑब्जेक्ट्स को। और ये रही आपकी वाली मेटालिक की यूवी, और इसको यहाँ लेकर आ जाएं। और अब देखें इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ उसको यहाँ सेट कर दे रहा हूँ, पहले मैंने वहाँ
अलाइन करा था एक्स की डायरेक्शन के अंदर, अब मैं यहाँ वाई की अलाइनमेंट में रख रहा हूँ, और यूवीज मेरी थोड़ी सी ये रही, तो मैं इनको थोड़ा सा साइड में रख देता हूँ बैलेंसिंग के लिए। इधर लेकर आया यहाँ पर यू, ये देखें फिक्स हो गया। ये देखें इस तरीके से ये मेरे साथ ओवरलैपिंग होती है, मेरी ऊपर की यूवी छोटी थी तो मैंने क्या करा, इसको इस तरीके से रख दिया, तो यहाँ पर ये फिक्स भी हो गई और आपका काम भी हो गया। ठीक है, और ये आ गया आपके पास बड़ा वाला सिलेंडर। आप इसको इस तरीके से रख लें, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं आप, ये आपने छोटा कर दिया, और इसको इसके अंदर लेकर आए कैनवस के अंदर, और थोड़ा सा छोटा ऐसे, और आपने इसको बंद कर दिया, डिसेलेक्ट, और इसको यहाँ पर लेकर आ गए। फिर अब आप देख लेते कि हमारे पास जब स्पेस है तो जो हमारी बड़ी यूवीज थी जो कि ज़्यादा हाईलाइट हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, उनको बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि ये एक्स्ट्रा स्पेस अगर जा रहा है, सो जैसे कि ये वाला पार्ट ये नीचे का है, तो आपने इन तमाम को, इसको खैर छोड़ देंगे, अभी यहाँ पर रख लेते हैं, और उसके बाद इनको बड़ा कर लेते हैं ऐसे, स्पेस हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, हमने अलाइनमेंट दे दी, और उसके बाद इनको रखा, डिसेलेक्ट करा, इसको यहाँ लेकर आए, इनको हम लोगों ने थोड़ा सा ऊपर लगाया यहाँ से ऐसे, और डिसेलेक्ट, इन यूवीज को यहाँ लेकर आए, और आप इस तरीके से रोटेट कर देंगे। स्पेस को आपने अच्छे तरीके से जो है ना यूज़ करना है, कहीं पर भी एक्स्ट्रा स्पेस, एम्प्टी स्पेस ना जा रहा हो। देखिए यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा जो है ना नीचे ले आएंगे स्लाइटली, कैनवस के ऊपर ओवरलैपिंग ना हो रही हो यूवीज के अंदर, इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और लास्ट में ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास रह गया, हम इसको यहाँ पर लेकर आते हैं। देखें सब चीज़ें जो है अल्हम्दुलिल्लाह एक ही कैनवस के अंदर यूवीज बड़ी भी हो गई, और ओवरलैपिंग भी नहीं हो रही है किसी भी किस्म की, और हमारे पास यूवीज सुथरी तरीके से खुल चुकी हैं। ठीक है जी, और ये टॉप वाला पार्ट था मेरे ख्याल में वो ये रहा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। वैसे इसकी यूवीज इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन ये यूवीज के अंदर स्पेस है तो बड़ा कर सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद तमाम यूवीज को हमने सेलेक्ट करा और देख लिया मार्की के अंदर कि कहीं पर भी कोई यूवी से बाहर तो नहीं जा रहा, इसकी कंफर्मेशन आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो ये मॉडल हमारे पास रेडी हो चुका है, और इसको हम जाते हैं सब्सटेंस के अंदर। बस एक मरतबा इसको सिमेट्री यहाँ पर अलाइन कर दें, इसको मैं पहले अटैच कर दूँ इन तमाम के साथ, कोई ऑब्जेक्ट और तो नहीं बचा, अंदर का भी है, ताकि मैं वन क्लिक पर मैं डिलीट कर दूंगा ना इसको। ये मेरे लिए फ़िलहाल अभी रेफरेंस का ऑब्जेक्ट बन गया है। ये मैंने सारे ऑब्जेक्ट मेरे जो अनरैप्ड हैं वो हैं। मिरर मैंने करा, कॉपी करा, और ओके का मैंने बटन दबाया। जस्ट मैं यहाँ पर आऊँगा और इसको मैं इससे स्नैप करा दूँगा, देख रहे हैं। सो जो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए थे मैंने उसको डिसेलेक्ट करा, और रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट को मैंने पकड़कर डिलीट कर दिया। सो राइट नाउ हमारे पास ये क्लीन ज्योमेट्री आ गई है। ये मॉडल 1 2 3, ठीक है, और 1 2 3, और ये भी अनरैप्ड है जिसका नाम हम लोगों ने ओके नहीं लिखा था जी, बिल्कुल। सो इसका नाम भी ओके लिख देते हैं। तमाम ऑब्जेक्ट जो है ना वो हमारे पास अनरैप्ड है। अगर हम लोग चाहें तो इसको अटैच भी कर सकते हैं, अगर हम लोग चाहें तो इसको अटैच नहीं कर सकते। इट्स ऑल अप टू यू कि आप किस तरीके से चाह रहे हैं, और मैं इसको अटैच कर कर ही लेकर जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी किस्म की और मॉडिफिकेशन की सच कोई नीड होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको रहने देता हूँ और इन सारे ऑब्जेक्ट को अटैच कर देता हूँ इसके साथ, इसको इसके साथ, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ अटैच, और ये दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ अटैच, ताकि अगर मैं ऊपर नीचे करूं तो मैं ये एक साथ मेरे साथ ऊपर नीचे हूं। सो इसको भी अटैच और इसको भी अटैच। ये वाले मॉडल चाहें तो आप डिटैच कर सकते हैं, डिटैच एंड अटैच। आप समझे मैंने ये करा क्यों? देखें, अगर मैं ऊपर नीचे करूंगा तो ये एक साथ ऊपर नीचे होंगे, नीचे वाले ये रहेगा, और ये डिटैच, इसको इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है जी, सो मेरी वजह ये थी, ये देखें आपको समझ में भी आ गया होगा, ताकि मैं ऊपर नीचे कर सकूं, नीचे वाले मॉडल में इस तरीके से कर सकूं।
सही है। सो ये मॉडल हमारे पास अनरैप्ड है। अगेन यूवीज एक मरतबा कंफर्म कर लें, जी बिल्कुल साफ़ है और सही खुली हुई है। थोड़ी सी यूवी इसको भी अगर हम चाहें तो बड़ा कर सकते हैं क्योंकि यूवी के अंदर स्पेस है, और ऐसे थोड़ा सा यूँ, और राइट क्लिक कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली। अच्छा, अगर आप मटेरियल असाइन नहीं करेंगे तब भी कोई ऐसा इशू नहीं है। सब्सटेंस जो है वो ऑटो जो है ना सिंगल उसके ऊपर मटेरियल के ऊपर लगा देगा, लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि सब्सटेंस जो है ना वो डिटेक्ट नहीं करता और कंसीडर करता है कि ये ऑब्जेक्ट दो मटेरियल पर बेस है, बेस्ड ऑन यूवी समटाइम्स नहीं करता। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग गलती से कोई मटेरियल अगर असाइन कर देते हैं तो सब्सटेंस जो है हमेशा बाय मटेरियल टेक्सचरिंग करता है। ठीक है, सो एहतियात के तौर पर हम लोग सिंगल मटेरियल कॉल करा दे रहे हैं इसके ऊपर, विच इज़ इसको हम लोग कर दे रहे हैं ट्रैश बिन, ये रहा, और जस्ट क्लिक ओके। ये आपने कर दिया तो आपके पास ये सिंगल मटेरियल वाला मॉडल बन चुका है। एक चीज़ और रह गई, थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर दूं टोपोलॉजी के लिहाज से, कि यहाँ पर हमने जो है ना वो टेसेलेट का मैंने एक फ़ीचर आपको स्टार्टिंग में बताया था। टेसेलेट क्या करता है कि सपोर्टिंग एजेस आपको बना के दे देता है, लेकिन देखिए सपोर्टिंग एजेस जो है ना वो बाय एज नहीं हुए, बाय पॉलीज हुए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर आके इसको कर दे रहे हैं बाय फेस। सो दिस इज़ व्हाट वी रिक्वायर्ड, और हमने इसको ये टोपोलॉजी की हल्की सी एक वो है डिफाइन आपके पास ये आ जाती है सुथरी। उसके बाद हम लोग जो है एक मरतबा देख लें कि कोई हमारे पास चीज़ें कोई स्मूथिंग ग्रुप का तो नहीं। देखें यहाँ पर भी आ रहा है, इसको और कंट्रोल ए करा हमने और स्मूथिंग ग्रुप्स की वजह से यहाँ पर इसको अलाइन कर दिया इस तरीके से। देखें ये सही हो गया, और यहाँ पर हमारे पास भी चीज़ें सही हैं, और इसके अंदर आकर भी स्मूथिंग ग्रुप्स के हमारे पास कोई सी नीड नहीं है। सो कंट्रोल ए और यहाँ पर आकर स्मूथिंग ऑटो स्मूथ, और मैं इसको अपनी जो मेरी लोकेशन है मैं वहाँ पर इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, जो मेरी फाइनल जो थी, और एक्सपोर्ट सेलेक्टेड के अंदर एक्सपोर्ट एसेट्स जो मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करा हुआ था अपने मॉडल के अंदर। सो मैं आपको भी रिकमेंड करूँगा कि इस तरीके से आप जो है ना फ़ोल्डरिंग करें ताकि अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट एसेट्स, एसेट्स के अंदर आपके पास आ जाएंगे ये मॉडल फाइल और फिर देन टेक्सचर फाइल। अब मिलते हैं सब्सटेंस के अंदर। वेलकम टू ब्रांड क्राफ्ट स्टूडियो, एंड सब्सटेंस पेंटर के अंदर हम लोग आ चुके हैं, और जो हमारा मॉडल था ट्रैश बिन जिसको हम लोगों ने एक्सपोर्ट करता और अब उसकी बारी है टेक्सचरिंग की। सो उसको इंपोर्ट करा लेते हैं। इंपोर्ट कराने का तरीका वही है कि न्यू फाइल, कंट्रोल एन भी कर सकते हैं। ये आपका इंपोर्टिंग का एक यहाँ सेलेक्ट के ज़रिए आप यहाँ से मॉडल को इंपोर्ट कर सकते हैं। सो मैं ऐसे जस्ट सेलेक्ट का बटन दबाऊंगा और अपनी जो डेस्टिनेशन है हमारी वहाँ से हम मॉडल को इंपोर्ट करा लेंगे। ये आ गए हम ट्रैश बिन जो हमारी लोकेशन थी, और डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन अगर आप चाहते हैं कि आप 1024 पर काम करते हैं तो आप 1024 कर लें, और अगर आप 204 रेट पर काम करना चाहते हैं 2K या फिर 4K, ये आपकी ऊपर है। ठीक है, सो राइट नाउ मैं 2K पर क्लिक करता हूँ जस्ट, और बाकी चीज़ों को मैं नहीं छेड़ता हूँ। ऑटो अनरैप से भी चेक मैंने हटाया हुआ है क्योंकि मैं अनरैप करके लेकर आया हुआ हूँ, और इस पर भी नहीं कर रहा हूँ यूवी टाइल वर्कफ्लो के ऊपर, और बेसिक में लेकर जा रहा हूँ। ठीक है, सो अगर हम चाहें तो इस पर भी कर सकते हैं। इसका मैं एक हल्का सा फ़र्क दिखा देता हूँ कि क्या है, लेकिन फ़िलहाल तो भी सिंपल ही एक ही मॉडल है, एक ही मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इससे कोई सा ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो जस्ट मैं ओके करूँगा और मेरे पास ये मॉडल आ जाएगा। देख रहे हैं, ये आपको इसने इस तरीके से एक तरीके से आपके यूडिम बना दिए। अगर आप देखेंगे तो आपके पास इस तरीके से टाइल लेवल चीज़ें आ रही जो यूडिम की मैंने पिछली टेक्सचरिंग के अंदर सब्सटेंस के जो इंट्रो दे रहा था उसके अंदर मैंने बात करी थी। तो इस तरीके से ना आपको स्लॉट्स देना शुरू कर दे रहा है 1001 1002 इस तरीके से। सो राइट नाउ अवर मॉडल इज डिपेंडेंट ऑन सिंगल मटीरियल सिंगल टेक्सचर, दैट्स व्हाई इट्स लुकिंग लाइक कि एक ही इसके ऊपर आ रहा है। सो बैक टू द मॉडल, और अभी हम लोगों को इसको जस्ट पहले बेक करा देना है, तो पहले हम बेक करा लेते हैं इस मॉडल को। और हमारे पास हाई पॉली मॉडल नहीं है, हम इसी को ही बेक कराएंगे। सो मैं 2K पर रेजोल्यूशन रखता हूँ डॉक्यूमेंट की, और उसके बाद मैं बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स कर देता हूँ और कुछ भी नहीं करना। हाँ, आपकी एंटी एलियासिंग थी जिसको मैं हाई कर देता हूँ, और उसके बाद जस्ट मैं बेक सेलेक्टेड टेक्सचर्स
कर दूंगा। सो ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपका, लाइक 5 सेकेंड्स आई गेस। मेरे पास तो उसने 5 सेकेंड्स लिए हैं और ये बेक हो चुका है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर प्रॉपर्टीज आ रही है सारी की सारी। ठीक है, 5 to 10 सेकेंड्स हो गए थे। एनीवेज, रिटर्निंग टू पेंट मोड, और ये आपके पास अनरैप हुआ हुआ मॉडल आ गया है। अच्छा, जिस तरीके से सब्सटेंस के अंदर इंट्रो के अंदर हमारे पास एक चीज़ थोड़ी सी तंग कर रही थी वर्टेक्स नॉर्मल्स के अंदर, वो थी यहाँ पर। सो अभी भी हमारे पास वही डिफ़िकल्टी आ रही है इधर भी और ऊपर वाले फेस के अंदर भी। सो अगर हम यहाँ पर कोई मटेरियल अप्लाई करते हैं, जैसे लेट सपोज कि मैंने मेटल कॉल कराया इसके ऊपर और मैं यहाँ पर जस्ट हिट करता हूँ, तो देखिए मुझे वही दुश्वारी का सामना है। सो जस्ट कुछ नहीं करते, बैक टू द मैक्स। ये इस वजह से आती है कि आपकी लाइट यहाँ पर बाउंस हो रही, जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ के जो वर्टिसेस हैं ये वेल्डेड है, ये एलिमेंट मोड में नहीं ब्रेक हुए, जिसकी वजह से आपको ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो हमें सिंपली क्या करना है, ऊपर वाला पॉलीगॉन को डिटैच टू एलिमेंट कर देंगे, और आप चाहते हैं कि आप नीचे वाले को भी कर दें तो आप नीचे वाले को भी कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। सो मुझे जस्ट इस पॉलीगॉन को करना है, यानी कि नीचे वाले ये वाले एलिमेंट को, और इस वाले को, यानी कि 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे फिर उसके बाद हमारे पास। सो मैं डिटैच टू एलिमेंट इसके अंदर, और उसके बाद आप यहाँ पर आए तो यहाँ से आपने इसको भी डिटैच टू एलिमेंट कर दिया, दैट्स इट। इसके वर्टिसेस टूट गए, तो अब आपको जो है ना इस किस्म की कोई दुश्वारी नहीं होगी। सो इसको हम लोग दोबारा से एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट सेलेक्टेड, और जो डेस्टिनेशन थी हमारी सेम एज प्रीवियस, ओबीजे के अंदर एक्सपोर्ट करना है। कीप इन माइंड कि आप लोग एफवीएक्स के अंदर नहीं करेंगे, ओबीजे के अंदर करना है। ओबीजे की मैं किस वजह से कहता हूँ कि आपको जो फेसेस हैं वो क्वाड्स में लेकर जाता है, और जो एफवीएक्स है वो समटाइम्स आपको जो है ना वो ट्रायंगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से आपको बाय पॉलीगॉन सिलेक्शन सब्सटेंस के अंदर जो है ना थोड़ी सी मुश्किलात होती हैं। सो आई रिकमेंड यू टू गो विद ओबीजे फॉर्मेट, जस्ट एक्सपोर्ट कर देना, दैट्स इट। और आपने बैक टू सब्सटेंस पेंटर, और इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये हमारा रेफरेंस के लिए एक विंडो है, और इसको यहाँ पर रखते हैं। उसके बाद मैंने सब्सटेंस के इंट्रो के अंदर ही बताया था कि हम मॉडल को री इम्पोर्ट कैसे कराते हैं, तो जस्ट यहाँ पर भी एक ऑप्शन है री इम्पोर्ट। आप री इम्पोर्ट करा लेंगे तो देखिए लाइट इसकी अब बाउंस नहीं हो रही है, देख रहे हैं ना, नीचे वाली। सो ये था हमारे पास एक बेसिक सा ऑप्शन विच इज़ डिटैच टू एलिमेंट। और उसके बाद हम लोग अब वुड की टेक्सचरिंग करते हैं, और वुड के ऊपर जाने से पहले छोटे से नॉर्मल मैपिंग जो है ना हम लोग वो कवर अप कर लें। जो ये आपके जो ये रिविट्स आ रहे हैं ना इधर और इधर, ये जो आ रहे हैं, सो नॉर्मल मैप जो हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वो हार्ड सरफेस वाले कर रहे हैं। टेक्सचरिंग के अंदर आपके पास मिल जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही मैं हार्ड लिखता हूँ तो ये हार्ड सरफेस के कुछ इनके बिल्ट इन सब्सटेंस के नॉर्मल मैप के टेक्सचर्स पड़े हैं। सो हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और ये वाले नॉर्मल मैप कहाँ अप्लाई होते हैं, ये वाले नॉर्मल मैप का जो तरीका अप्लाई करने का वो एम्प्टी लेयर के ऊपर करने का है। ठीक है, और आप लोग हाथ क्या लिख देंगे, नेमिंग कन्वेंशन नॉर्मल मैप, और ये हमेशा आपकी टॉप ऑफ द लेयर्स रहेंगे। ठीक है ना, सो आप यहाँ पर आकर इसको बंद कर देंगे, और जस्ट नॉर्मल की लेयर को ऑन रखकर आप यहाँ पर आएंगे, और लास्ट वाला जो ये ऑप्शन है ये वाला, इसको आप यूज़ कर लेंगे। सो यहाँ पर हम लोगों को इसकी अप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि रेडियल सिमेट्री हमारे लिए काम करता है कि नहीं करता, क्योंकि रेडियल सिमेट्री भी सब्सटेंस के इंट्रो के अंदर मैंने कवर अप करा था। सो लेट्स सी कि रेडियल सिमेट्री इसके ऊपर वर्क करेगा कि नहीं करेगा। हम लोग रेडियल में आते हैं, और सॉरी इसके अंदर ये रहा रेडियल और रेडियल सिमेट्री, और फिर रेडियल के अंदर एक्स वाई जेड है हमारे पास, बिल्कुल है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये रेडियल सिमेट्री, इसका पहले वो देख लें, ये बिल्कुल सही है। और रेडियल सिमेट्री के अंदर इसकी क्या डायरेक्शन है, ये वाई है ना, तो वाई पे रखना है हमने, वाई।
और ये बिल्कुल आ रहा है, सही है ना। तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4, फिर 5 6 7। तो सिमेट्री के अंदर देख लेते हैं कि हमारे पास कितने वो खुले हुए हैं। हमने 6 करे हुए, इसको हम लोग 8 कर लेते हैं। 1 क्लिक के ऊपर आपके पास ये नॉर्मल्स आ जाएंगे, ये देख रहे हैं आप। और एक ही आपके पास गैप रहेगा, आपको मैन्युअली जो है ना पेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इसका थोड़ा सा गैप का इशू आ रहा है, तो वो कवर अप करते हैं और वो देख लेते हैं कि किस तरीके से फिल होगा। तो हम लोग जाते हैं बैक टू रेडियल सिमेट्री, और यहाँ पर हमारे पास देखें ये एंगल जो है ना, ये पूरा कंटिन्यू नहीं हो रहा, जिसकी वजह से जो है ना आपको एक गैप सा शो हो रहा है। तो उसको हम लोग किस तरह करेंगे, यहाँ पर कर देंगे 360। तो ये पूरा अब आपको कवर करेगा। और आपके पास जो काउंट थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो हम लोग इसको कर लेंगे, आई गेस 9 इनफ है, सही है। उसके बाद हम लोग जाएंगे हमारे अप्लाई करने के लिए टॉप व्यू, ऑर्थोग्राफिक मोड के अंदर हूँ मैं यहाँ से। पहले पर्सपेक्टिव में था, मैं करंट ऑर्थोग्राफिक के अंदर हूँ। ऑर्थोग्राफिक आपको एक्चुअल फ्रंट दिखाता है, और हम लोग क्या करेंगे, जस्ट हिट सिंगल क्लिक, ये आपने कर लिया। तो पहली चीज़ तो ये आपके पास ये वाले नॉर्मल्स आपके पास आ चुके हैं। और उसके बाद आप चाहें तो ये वाली डिटेल भी थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं अपने तौर पर ही खुद ऐड करना चाह रहा हूँ नॉर्मल मैप के अंदर। सो चेक कर लेते हैं कि ये कैसा लगेगा फ़िलहाल। और मैं अपनी रेडियल सिमेट्री फ़िलहाल बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। और मैं अपना जो अल्फ़ा है उसको हार्ड रखता हूँ, और उसके बाद मैं आ जाता हूँ इस तरीके से अपने टॉप व्यू के अंदर, और इसकी बेवल की थिकनेस जो है थोड़ी सी कम करूँगा मैं यहाँ पर ऐसे, और थोड़ा सा छोटा करेंगे यहाँ पर। अलाइनमेंट में देख लेते हैं कि कोई टेक्सचर वगैरह तो क्लिक नहीं हुए, नहीं बिल्कुल सही है। ऑब्जेक्ट और कैमरा है, और जस्ट हिट बटन, ये इसने इसी के ऊपर ही कॉल कर दिया। थोड़ा सा बाहर कर कर अप्लाई करते हैं, अगर ये फिक्स हो तो ठीक है, वरना दूसरी इस पर चलेंगे। इस ऑब्जेक्ट को ट्रीट नहीं कर रहा, क्योंकि ये उसके ऊपर आपके पास ना ये वाली सरफेस आ रही है, ठीक है ना जी, ये इस तरीके से यहाँ पर। और आप ये वाली चीज़ जो है ये आप इसके अंदर से कवर अप कर सकते हैं बाय पेंटिंग ऑन यूवी साइड। सो मैं जस्ट यहाँ पर आता हूँ यूवी और टेक्सचर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने ब्रश को मैंने साइज़ को छोटा करा बाय जस्ट ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट के साथ, और मैंने सिंपली इसको मैं थोड़ा सा ये, ठीक है, एक डेप्थ आपके पास यहाँ पर भी आ गई। उसके बाद इसके जो रिविट्स हैं उनको पेंट करते हैं। हमारा जो रिविट्स हैं वो भी हम इसी चीज़ से निकाल सकते हैं, नॉर्मल मैप हमारा ये वाला, और इसके अंदर हम लोग ड्रैग कर देंगे जस्ट यहाँ पर ये। और यहाँ पर हमें जो है ना मैनुअली करना पड़ेगा इस तरीके से। आपके पास दो दो यहाँ पर दिख रहे हैं, सो आप जो हैं वो दो दो अप्लाई कर दें। अगर आपके पास यूवी सिमेट्री होती, यानी कि यूवीज जो हैं वो आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर ओवरलैप हुई होती है, लेट्स सपोज के इस ऑब्जेक्ट की यूवी और इस ऑब्जेक्ट की यूवी और तमाम ऑब्जेक्ट की यूवी एक ही के ऊपर होती है, तो आप जस्ट 1 क्लिक पर करते हो उस तमाम के ऊपर आ रहा होता। लेकिन मैंने नहीं करा, मुझे थोड़ी सी टेक्सचर के अंदर वेरिएशन चाहिए थी, तो इस वजह से मैंने जो है वो इसको थोड़ा सा सिंपल रखा, यानी कि यूवीज को जो ना एक साथ नहीं रखा, और रैंडमली बाय ऑब्जेक्ट मैंने अलग अलग रखा। सो इसको मैन्युअली मैं इस तरीके से पेंट कर सकता हूँ। हाँ, इसकी यूवी और इसकी यूवी सेम है, ठीक है ना। सो मैं मैनुअली फटाफट इनको पेंट करता हूँ इससे, ये इसमें कोई ऐसे लॉक वाली बात नहीं है, आप चाहें तो आप यूवीज को ओवरलैप रख सकते हैं। नीचे वाले को भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। एक चीज़ और कि सिमेट्री मेरे ख्याल में नीचे वाले पर हो सकती थी ऑन, अगर हम लोग ऑन करना चाहें तो देखें, आप रेडियल को हटा दें, मिरर सिमेट्री रखें, और जब मैं
इसको पेंटिंग करूँगा मिरर एक्स, ये देखें, तो शायद ये वाली चीज़ हो जाती। देखा आपने, वन क्लिक के ऊपर आपके पास ये वाला काम हो सकता था सिमेट्री के अंदर। सो नो वरीज, हम लोग इसको बंद कर देंगे और इसको रख लेंगे, या फिर जो है हम लोग एक और लेयर लेकर भी काम कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन हम लोगों ने एक मरतबा पेंट कर लिया है, सो इसको हम लोग मैन्युअली यहाँ पर 1 और 2, 1 और 2, थोड़ा नेचुरल भी लुक आता है ना आपका। हर चीज़ रिपीटेटिव अगर हो जाएगी तो वो चीज़ आपको जो है ना नेचुरल लुक नहीं देता। नेचुरल लुक आपका किस तरीके से आता है, थोड़ा अनइवन चीज़ों से आता है। जिस तरीके से आप अपने फेस का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर है वो बेशक सिमेट्री है, मतलब एक आंख इधर है तो एक आंख इधर है, लेकिन आप जब नोट डाउन करेंगे तो थोड़ा सा आपको जो है ना अनइवन चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि किसी की आंख थोड़ी सी छोटी बड़ी होती है, या फिर किसी का एक जो नाक है वो इसका थोड़ा सा अप है, थोड़ा सा डाउन है। तो सेम प्रोसेस इसी का ही है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नॉर्मल अगर पेंट करना चाहें तो कुछ हो सकता है कि नहीं। जैसे कि मेरे पास अगर मैं ये अप्लाई करना चाहूँ, एक ही मैंने लेयर ली हुई है अभी तक, और यहाँ पर आया हूँ विंडोज़, इसके अंदर ऐसे, और मेरी ऑब्जेक्ट को मैं, अच्छा एक चीज़ मैं थोड़ी सी और बताता चलो कि देखें प्रोजेक्शन का भी बड़ा मैटर करता है। आप इसको राइट क्लिक कर कर टेंजेंट प्लेनर कर देंगे ना, तो देखिए इसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। ये देख रहे हैं, ये इसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है। सो ये वाली सरफेस के ऊपर मुझे थोड़ा सा इस तरीके से चाहिए था, तो मैंने इसको टेंजेंट प्लेनर कर दिया। कैमरा पे क्या था, आपको इस तरीके से दिखाएगा, यानी कि एक्सिस के ऊपर, जो कि आप राइट नाउ अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जिस तरीके से दिख रहा है। तो मैंने इसको टेंजेंट प्लेनर करा और मैंने इसकी स्केलिंग थोड़ी सी बढ़ाई, और देखते हैं कि कैसा लगता है। सो मच बेटर, ये वाला भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो एक और लेयर ले ली जस्ट चेक करने के लिए, हम लोग ये वाला भी अप्लाई कर सकते हैं इस तरीके का। ठीक है, तो ये वाला ज़्यादा बेहतर लग रहा है। सही है ना जी, सही है। और हमारी नॉर्मल मैप्स की पेंटिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम लोग चलते हैं थोड़े से टेक्सचरिंग की तरफ। टेक्सचरिंग से हमारा थोड़े से मटेरियल्स असाइन कर देते हैं, और करंट पर्सपेक्टिव मोड के अंदर हम लोग हैं, पहले ऑर्थो के अंदर थे। ऑब्जेक्ट हमारा बेक है, सही है। और उसके बाद सबसे पहले ये जो आपकी मेटल की चीज़ें उनको कवर अप करते हैं। तो हार्ड सरफेस को रिमूव करने के बाद स्मार्ट मटेरियल में जाके देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा मटेरियल है। अगर है तो उसको यूज़ कर लेंगे, वरना हम लोग कस्टम अपना जो है ना बना लेंगे। सो आयरन फोर्ज ये कैसा है, इसको चेक करते हैं। लेट्स चेक फर्स्ट। और ये वाली लेयर को बंद कर कर पहले हम लोग जो सिंपल नॉर्मल मैप की लेयर थी ये वाली, और ये वाली जो थी ये एक्स्ट्रा, इसका किसी काम का नहीं है, इसको डिलीट कर कर एक ही लेयर के ऊपर नॉर्मल मैप पहले पेंट कर देते हैं। हार्ड सरफेस वाला HARD, हार्ड टेक्सचर के अंदर, और वो थी ये वाली। ठीक है, बैक टू दी टेक्सचर। और नॉर्मल मैप की जो लेयर है वो हमेशा आपके ऊपर ही रहेगी। एक मरतबा देख लें, आपकी चीज़ें यहीं पर रिमेन है, यानी कि नॉर्मल मैप की डिटेल। सो सबसे पहले हम लोग इसका जो ग्रंच वगैरह है और जो थोड़ी सी डर्ट दिख रहे हैं उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि ये एक क्लीन ऑब्जेक्ट है। सो इसको हम लोगों ने रिमूव करा, और स्टेन्स को भी थोड़ा सा लाइट रखेंगे अभी, कलर्स का थोड़ा सा जो है ना वो कंपेयर टू अवर ऑब्जेक्ट यहाँ से, और थोड़ा सा डार्क कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने C प्रेस कर दो तो आपके पास कलर की प्रॉपर्टी आ गई, बेस कलर, C फॉर चैनल्स। तो ये बेस कलर अब यहाँ पर देखते रहिएगा, मैं C प्रेस करता जा रहा हूँ, आपके पास चैनल्स आते रहेंगे। ये आ गया मेटालिक, ये आ गया रफनेस, ये आ गया नॉर्मल मैप, और ये आ गया आपका हाइट। अभी तक हमने हाइट पेंट नहीं करी, इस वजह से आपको ये ब्लैक शो करा रहा है। और ये नॉर्मल प्लस हाइट प्लस मैश, ये आपको इस तरह से दिखा रहा है। और अभी तक हमने किसी किस्म की कोई मास्किंग नहीं करी, तो आपको इस तरीके से दिखा रहा है। सही है, ये आ गया वापसी बेस कलर। और अगर आपको फाइनल व्यू के अंदर जाना है, यानी कि जो मटेरियल मोड होता है वो आएगा आपके M से।
सो मैं वापस आ चुका हूँ और इसकी कलर की प्रॉपर्टी थोड़ी कम शाइनी है, तो हम लोग पहले शाइन को कंट्रोल कर लेते हैं यहाँ पर से, और मेटालिक थोड़ा हाई है, इसको ऐसे रखते हैं, और ये जो आपके पास सरफेस डिटेल आ रही है इसको थोड़ा सा लाइट करेंगे, ये डलेगी तो, लेकिन जो हाइट की प्रॉपर्टी देख रहे हैं 0.02 आ गई, तो उसको 1 कर देते हैं, बहुत लाइट सी। और स्टेन्स को रख लेते हैं, एजेस इनफ है, और उसके बाद ये शार्पन वाली चीज़ तो है, ठीक है। अब आप आ जाएंगे हम लोग मास्क के ऊपर, जहाँ जहाँ ये चीज़ हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने ब्लैक मास्क करा, सब्सटेंस के सारी टेक्सचरिंग जो होगी वो मास्किंग के ऊपर डिपेंडेंट है। ये चीज़ मैंने कवर अप करी है आपके इंट्रो के अंदर, सो आई थिंक मुझे यहाँ पर रिपीट करने की नीड नहीं है, जस्ट स्टेप्स पे चलूँगा। सो ये थी यूवी फिल, यानी कि जब आप कवरिंग करते हैं, यानी कि जब कवर बाय और पेंटिंग बाय और फिल बाय, आपके पास ये वर्जन्स हैं, बाय यूवी, बाय एलिमेंट, बाय पॉलीगॉन। मैं इसको एलिमेंट कहता हूँ, वैसे ये मैश फिल है, और ये एलिमेंट कहना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि एलिमेंट को ट्रीट करता है, जैसे कि मैंने इन एलिमेंट को तोड़ा हुआ था, तो देखें ये एलिमेंट मोड में जा रहा है, सही है ना। सो एक मिनट, अगेन ये एलिमेंट मोड के अंदर जा रहा है, ठीक है। सो एलिमेंट इस तरीके से कर सकते हैं बाय सिंगल पॉली, यानी कि ये इस तरीके से सिंगल पॉली पर जाएगा, ये देख रहे हैं। सो ये वाला ये था, और ये है ट्राई, अगर आपके पास ट्राई है तो ट्राई पर करेगा, ये देखें ये ट्राई के अंदर इस तरीके से कर रहा है। अगर FBX होती तो आपको ये ट्राई में शो करा रहा होता, ठीक है ना। सो ये OBJ है तो ये ट्राई में नहीं दिखा रहा, इस वजह से आपको ये क्वाड में शो करा रहा है, जो कि आपके टेक्सचरिंग के दौरान बहुत इजीली रहता है। सो पेंटिंग को तरफ फ़ौरन चलते हैं दोबारा। सो ये मैंने हिट कर दिया, इसने तमाम ऑब्जेक्ट को ले लिया है, और ये मेरा एक कैप था, इसने इसको भी कवर अप कर लिया है, और अंदर की आपके पास ये जो डस्टबिन है इसको भी हम लोग टेक्सचरिंग कर देते हैं, ठीक है। और अंदर के लिए मुझे लगता है कि डार्क कलर फिल होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर आकर एक और फिल लेयर लेते हैं, और इसका नाम दे देंगे डार्क या इनर डस्टबिन ट्रैश। हाथ के नाम लिखेंगे ज़्यादा अच्छा, नेमिंग कन्वेंशन के साथ अगर ज़्यादा चलेंगे ना तो आपको हैंडलिंग में बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने डार्क कलर करा तो इसने तमाम को डार्क कर दिया। उसके बाद हम कर देंगे मास्क, ऐड ब्लैक मास्क करा, और जो हमारे सेलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट है जिसको हमें सेलेक्ट करना है अभी, वो है ये वाला। सो बाय यू भी जाऊंगा या बाय एलिमेंट हम लोग एक सिंगल क्लिक पर चले आएंगे। बाय एलिमेंट करा तो इसने फिल करा दिया। डार्क कलर बहुत ज़्यादा हो गया, उसको हम लोग थोड़ा सा लाइट करेंगे, ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। उसके बाद आपकी प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं वुड की, इसको हमें जितना ट्रीट करना था तो आई गेस हम लोग उसको कर चुके हैं। हाँ, ये चीज़ें थोड़ी सी हैं, थोड़ा सा इनको डार्क कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर। आपके पास ये वाली भी स्लॉट्स रह गई हैं जो हम लोगों ने सिलेंडर बनाए थे, ठीक है। मैनुअली अगर आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा डार्क शेड डाल सकते हैं, और हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पर कलर फिल, और उसको कर देंगे डार्क, DARK। या आप मैनुअली भी कर सकते हैं पेंट, और ये आप जो है कर्वेचर के थ्रू भी कर सकते हैं। सो मैं कर्वेचर के थ्रू भी चला जाता हूँ, ब्लैक मास्क और ऐड जनरेटर, और जनरेटर के अंदर कर्वेचर। सो कर्वेचर के अंदर जाऊँगा तो देखिए आपके पास थोड़ी सी डिटेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। मैं मास्क के थ्रू अगर जाता हूँ तो देखिएगा मास्क, तो ये आपको ये दिख रहा है, सही है ना। सो आप इसको बढ़ा लें, थोड़ा सा डिटेल और ऐड कर लें, कंट्रास्ट ये, तो अभी आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा सा ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, और फिर मैं इसको कर दूंगा थोड़ा सा ब्लर। प्रॉपर्टी और बढ़ाऊंगा मैं इसकी, ये, तो थोड़ा सा इसने ऑक्लूजन भी क्रिएट कर दिया यहाँ पर। और अगर मैं इसको बंद भी करता हूँ तो देखिए मुझे खाली इन्हीं ऑब्जेक्ट पर चाहिए, इन तमाम पर नहीं चाहिए। सो जस्ट मैं अभी इसको फोल्डरिंग के अंदर डाल दूंगा, पहले मैं कंफर्म कर लूँ कि इतना डार्क इनफ है कि नहीं। सो आई गेस इतना इनफ है, और मैं इसको अगर बंद भी करता हूँ, सो आपके पास जी, अब फोल्डरिंग कर लेंगे। यहाँ पर डार्क का हमने नाम दिया हुआ है फोल्डर, और इसका भी नाम कर देंगे डार्क,
सही, तो हाथ क्या देखिए मैं फोल्डरिंग के अंदर लेयर को ऑप्टिमाइज भी कर रहा हूँ और नेमिंग कन्वेंशन भी साथ करते हुए जा रहा हूँ ताकि इजीली आपके लिए हैंडलिंग रहे। उसके बाद हम लोग यहाँ से मैनुअली पेंट कर लेंगे इस तरीके से, ये यहाँ पर ऐसे और ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद इसको लिटिल बिट ब्लर कर देंगे, फिल्टर एंड ब्लर, तो ये थोड़ा सा इसको इसके साथ मर्ज कर देगा, देख रहे हैं ये वाली चीज़ ये आ गई। और थोड़ा सा और लाइट करते हैं, ये देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि उस कर्वेचर को इन्वर्ट होना चाहिए था ये चीज़, और उसका कलर जो था वो डार्क कर देंगे यहाँ पर, तो ये चीज़ आ गई, ठीक है जी। और यहाँ पर हम लोग पेंट करना हमारा रह गया, तो इसको भी पेंट कर लेते हैं ऐसे, और इस साइड से भी, ये वाली साइड और ये वाली साइड। कलर असल में हमने जो है ना वो डार्क नाम तो दे दिया था लेकिन कलर फिल नहीं कर रहा था, तो जिसकी वजह से आपको ये वाली डार्क वाली प्रॉपर्टी नहीं दिख रही थी। तो ये चीज़ आ चुकी है, सही है। आप चाहें तो बंद करके भी देख सकते हैं जो चीज़ हम लोगों ने अभी करी है पेंट, ये वाली, सही है। तो थोड़ी सी डिटेल ऐड हो गई है, देख रहे हैं यहाँ पर भी, और आप चाहें तो यहाँ पर भी पेंट कर सकते हैं। अच्छा, इनका जो बेस वाली नीचे वाली जो लेयर है ना वो थोड़ी डार्कर शेड के अंदर है, तो हम लोग इसको भी डार्क कलर कर देते हैं और यहाँ पर थोड़ा सा पेंट करके देखते हैं कि क्या शक्ल आ रही है। बिल्कुल अच्छा आ रहा है। स्पेसिंग कम कर कर यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पेंट कर लेते हैं ऐसे, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आना शुरू हो जाए। ये आ गई। जब कभी आपके पास मॉडल में इस तरीके से हो जाए ना इंटरसेक्शन, जिस तरीके से अभी मेरे पास हुआ, तो आप क्या करते हैं, F प्रेस करते हैं, अब वापस कैमरे के एंगल के अंदर आ जाते हैं दोबारा। और इसको डार्क कलर देने के लिए हमने जो डस्टबिन का कलर लिया था, अगर उसको ही अप्लाई करके देखें यहाँ पर, सो कैसा लगता है। बाय पॉलीगॉन बाय यूवी चला था कि इसकी यूवी अलग थी ये वाली, सो आई गेस ये थोड़ा अच्छा लग रहा है कलर के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएंगे हम, ये वाली एक और हमारी मेटल की रॉड रह गई थी, इसको भी हम लोग अप्लाई करेंगे ऐसे, और इसका भी कलर डार्क वाला कर देंगे। ये हो गया। अब हमारे पास रह गई है एंड की बस वुड वाली चीज़ें। सो वुड के अंदर देखते कि हमारे पास मटेरियल पड़ा हुआ है, ये कुछ हमारे पास वुड के टेक्सचर्स पड़े हुए हैं। लेट्स सी कि हमारे लिए कौन सा अच्छा रहता है। और मैं आपको वुड फाइबर का जो जिक्र कर रहा था टेक्सचरिंग के दौरान, मॉडलिंग के दौरान, इसको हम लोग पहले कहते थे कि मेटल। तो वुड फाइबर्स भी आपको बताता हूँ कि वुड फाइबर्स एक्चुअली होती क्या हैं। सो मैं यहाँ पर आया और मैंने जस्ट इसको करा, और उसके बाद मास्किंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप मास्क नहीं करेंगे तो देखिए पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर था। सो मैं क्या करता हूँ, बाय एलिमेंट मोड मैं यूवी के अंदर आऊँ और मेरे पास तमाम यूवीज एक जगह थी। तो देखिए इसका फ़ायदा इस तरीके से होता है, मैंने जस्ट क्लिक करा यूँ, और तमाम ऑब्जेक्ट मेरे जिनको वुड की प्रॉपर्टी मुझे देनी थी वो डायरेक्ट आ गए, और यूवीज सेपरेट करने का जो फ़ायदा था वो मेरा ये हो गया। और जब जब मैं इसको खोलता हूँ तो देखिएगा तमाम चीज़ें मेरी पेंटेड हैं। कलर वर्जन के अंदर आता हूँ तो देखिए आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखता। सो अब आप यहाँ पर आ गए, और उसके बाद देखिए वुड फाइबर जो है वो आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं, जबकि फाइबर जो है उनको जाना चाहिए इस डायरेक्शन के अंदर, यानी कि वाई डायरेक्शन के अंदर। तो ये वुड फाइबर्स कहलाती हैं। अगर आपको ये दिख रहे होंगे, मैं नॉर्मल्स की हेल्प से अगर जाऊँ तो आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि व्हाट फाइबर एक्चुअली इज। सो ये देखें, ये जो लाइंस जा रही है ना, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड वुड फाइबर्स। तो इनको हमें ट्रीट करना है। देखें दूसरी वाली जो आप इसके पीछे वाली जो एक और नॉर्मल की लेयर जा रही है, तो देखें वो तो जा रही है वाई की डायरेक्शन के अंदर, लेकिन ये जो जा रही है ना, इनको हमें ट्रीट करना है। सो मैं जाता हूँ वापस एम, यानी कि हमारे पास जो मटेरियल लुक आ गया वो, और इसके अंदर हमारे पास आ रहा होगा वाइट स्टेंस। पहली तो चीज़ ये, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे। डर्ट हमें रिक्वायर्ड, मेरे ख्याल में तो शायद, चले देख लेते हैं। और डर्ट की हाइट प्रॉपर्टी, हाइट हमें नहीं चाहिए, इस तरीके से रख लेंगे। और ये एजेस
डस्ट, ये तो चाहिए। ये आ गई आपकी वेन्स, जो कि वुड फाइबर्स भी कंसीडर की जा सकती हैं। वुड फाइबर्स वैसे ये हैं आपके पास, जो कि ये भी आपकी एक्स डायरेक्शन के अंदर जा रहे थे। सबसे पहले वेन्स को ट्रीट कर लेते हैं। वेन्स की प्रॉपर्टी में आए और इसके अंदर आपके पास ये डिफरेंट मास्क लगे हुए हैं। ये स्मार्ट मास्क कहलाते हैं, जो कि हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो पहले चेक कर लेते हैं कि ये देखें, इससे इसको इसने मास्क करा हुआ है। सो सबसे पहले इसको रोटेट कर देते हैं, ये वाली लेयर को, सबसे नीचे वाली, इसके ऊपर डिपेंडेंट है ये सारी लेयर्स। ठीक है, जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली जो आपका जो बिहेवियर है वो भी इनका हो जाना चाहिए। सो लेट्स सी 90 डिग्री ये करता हूँ तो देखें वो चीज़ भी कवर अप आपकी हो चुकी है। ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट थी। अगर आप इसके ऊपर जितना भी वर्क कर लें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक कि आप इसके ऊपर आप काम ना कर लें। ठीक है ना। सो ये आपके फाइबर्स ट्रीट हो चुके हैं और उसके बाद थोड़ा सा कम कर देते हैं इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है। ठीक है, और अब आ जाते हैं वुड फाइबर्स। ये भी गलत डायरेक्शन के अंदर है। सो हम यहाँ पर आते हैं और अगेन वही वाली नीचे वाली प्रॉपर्टी के ऊपर जाकर इसको 90 डिग्री के एंगल के ऊपर कर देते हैं। तो 90 डिग्री के एंगल के ऊपर करने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसकी हाइट की प्रॉपर्टी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं हाइट के अंदर आता हूँ। तो -0.2 ये हमने कर दिया है। और सेकेंडरी कलर ये भी जो है आपकी डायरेक्शन गलत आ रही है, 90 डिग्री आ रही है वैसे तो। इसको देख लेते हैं किस तरीके से चल रहा है। ये वाली प्रॉपर्टी और आपके पास आ जाता है एंड में बेस कलर। देख रहे हैं, बेस कलर हटाने के बाद आपकी वुड, ये नॉर्मल मैप्स की वजह से आपको ये बाकायदा दिख रहा होगा कि ये वुड है। अगर आप लोग जो है ना ये डर्ट हटा देते हैं, मेरे ख्याल में डर्ट स्टेन्स है, हाँ ये स्टेन्स ये हटा देंगे तो आप देखें आपको बाकायदा लग रहा है कि ये वुड है। ठीक है ना, आप बेस कलर ऑन कर देते हैं और बेस कलर के बाद स्टेन से थोड़ी जान लग रही थी, लेकिन स्टेन्स जो है ना बहुत ज़्यादा ओवर हुआ है। थोड़ा सा कम करते हैं इनको बाय जस्ट कंट्रास्ट। ये थोड़ा सा स्लाइड डाउन और उसके बाद बेस कलर पर आते हैं। और बेस कलर के अंदर हमें थोड़ा सा जो है ना इसके कलर से खेलना है, जो कि जो कलर है वो वाइट नहीं होने चाहिए, थोड़े से डार्कर होने चाहिए। सो मैं यहाँ पर आता हूँ और आई ड्रॉपर से इसका कलर कुछ इस तरीके से कर देता हूँ। ठीक है, और ये सेकंड पोजीशन है आपकी, इसका कलर मैं थोड़ा सा और डार्कर कर देता हूँ। सो लेकिन ये डिसैचुरेटेड लग रहा है, लेकिन ये लग रहा अच्छा है। थोड़ा सा और देख लेते हैं। सब्सटेंस के अंदर मैंने इंट्रो के अंदर ही बताया था कि आपका आई ड्रॉपर जो है आउट ऑफ द विंडो भी काम करता है। जैसे कि मेरे पास करंट यहाँ पर आपके पास जो है ना ये जो इंडिकेशन आ रही है, और ये प्योरिफ भी आउट ऑफ द विंडो है आपकी, यानी कि सब्सटेंस से बाहर है। लेकिन जैसे मैं आई ड्रॉपर लेकर जाता हूँ, इसको क्लिक करें इसने उस तक के कलर को पिक कर लिया। आप यहाँ पर आते तो देखें ये क्लिक कर रहा है, काम कर रहा है। ठीक है ना। सो सब्सटेंस की एक ये अच्छी बात है। सो कलर की प्रॉपर्टी में अगर हम लोग जो है थोड़ा सा कलर को डार्क करते हैं, यहाँ से यूँ, और ऊपर वाला भी डार्क कर लेंगे। अगर ये चीज़ अचीव नहीं हुई तो हम लोग मैनुअली भी जो है वो कोई वुड का बेस कलर अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंडरी कलर HSL, इसकी वजह से भी है ना आपको ये वाला कलर दिख रहा है, ये देख रहे हैं। मैं हटा दूंगा तो ये आप एक्चुअल जो कलर्स आपने पिक करें उनको दिखा सकता है। जैसे कि मैं इसको मज़ीद डार्क कर दूं तो ये देख रहे हैं ये वाली चीज़, कंट्रोल Z, और जैसे इस तरीके से ये कंट्रोल Z, ये मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर है बेस कलर के अंदर इसने डायरेक्शनल मैप डाला हुआ है, और डायरेक्शनल मैप जो है वो इसको मैं 90 डिग्री कर देता हूँ ताकि बिहाफ ऑफ आवर UVs ये काम करें। और HSL के अंदर यहाँ पर जाते हैं, थोड़ा सा उसकी कलर की प्रॉपर्टी को देखते हैं क्या कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फ़िलहाल अभी हुआ है, और डस्टबिन का कलर जो है ना वो और डार्क होना चाहिए। सो मैं जाता हूँ अगेन वहाँ पर वुड का मैं एक और थोड़ा सा चेंज करके देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इससे सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा हूँ।
इनर डस्टबिन किधर है हमारा, डार्क इनर, ये रहा। सो एक और कॉपी लेते हैं और इसके ऊपर से तमाम किस्म के मास्क के अंदर जाकर देखते हैं। सो ये तमाम चीज़ें हम लोग हटा देंगे क्योंकि हमें जस्ट इनर डस्टबिन के ऊपर काम करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आए और इसका कलर मैं थोड़ा डार्क कर दूंगा यहाँ से और यहाँ से, ये डार्कर है। सही है जी। और आपके पास आखिर में रह गए हैं ये वाले रिविट्स के कलर्स जो कि और हाईलाइट करेंगे आपको। सो मैं चला जाता हूँ यहाँ पर, मेटल का एक बहुत अच्छा सा एक फॉर्मेट पड़ा हुआ था, मेटल नहीं, चेक करके देख लेते हैं कि कैसा लगेगा ये हम लोग जो पेंट करने जा रहे हैं वो है आपकी नॉर्मल मैप्स के ऊपर अप्लाई होने जा रहा है। सो मैं इसको टॉप पर ही रखूँगा और कलर्स की प्रॉपर्टी के अंदर जाकर इसको थोड़ा सा डार्क करता हूँ थोड़ा सा, और ये बहुत ज़्यादा चमकीला हो रहा है तो इसकी रफनेस को कंट्रोल करते हैं। रफनेस मेटालिक रफनेस, ये रही, आई थिंक ये सही लगेगा। सो राइट नाउ टेंजेंट रैप हुआ है, इसको बाय कैमरा कर देते हैं और थोड़ा सा इसको स्ट्रोक इस ओपेसिटी इसकी हार्ड कर देंगे यहाँ पर से। ठीक है जी, और यहाँ पर आते हैं और जस्ट इस तरीके से आप पेंट कर दें। और उसके बाद यहाँ से हमें वुड फाइबर्स को भी रिमूव करना है, तो वो उसको रिमूव करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा अभी कि एक ही लेयर के ऊपर रहते हुए आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं ताकि नीचे वाले जो वुड फाइबर्स हैं वो आपके जो रिविट वाली जो नॉर्मल मैप्स है उसके ऊपर नहीं दिखें। ठीक है, पहले हम लोग इसको कवर अप कर लें। ये देख रहे, लाइट ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपको ज़्यादा दिख जाएगा। लाइट ट्रांसफॉर्म करना मैंने किससे बताया था आपको, शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे और अपने राइट क्लिक को दबा के रखेंगे और माउस को लेफ़्ट टू राइट करेंगे। सही है ना, मैं दोनों बटन अब छोड़ दूँ तो मैं अब रोटेट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, और आप चाहें तो मैनुअली भी तरीका बता दूंगा कि मैनुअली आप रोटेट किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। ये अच्छा है कि मैं जस्ट शिफ्ट प्रेस करता हूँ, अपनी इजीली मैं रोटेट करके देख सकता हूँ लाइट ट्रांसफॉर्म कर करके मेरी डिटेलिंग्स किस तरीके से दिख रही हैं और डिटेल्स आपको दिख जाती हैं कि हाँ भाई ये कीलों से ठोका हुआ है या फिर रिविट्स लगे हुए हैं, ये नट लगे हुए हैं। सो ये हो गया आपके पास। ये जो मैं डार्कर शेड के बारे में बात कर रहा था वो ये था, देखें इससे ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि नीचे वाले जो नट है ना वो अलग हैं इससे। सो ये जो माइक्रो डिटेल्स होती है ना इनसे आपका मॉडल बड़ा उड़ जाता है। सो मैं रिकमेंड करूँगा थोड़ा सा नेचुरल लुक दें, ये रिपीटेटिव चीज़ ना लगे। और दोबारा मैंने प्रेस F करा, मैंने मास्क के अंदर आया हूँ, देख लिया मैंने कि मेरे तमाम हो चुके हैं। ठीक है, C से मैंने मास्क में अंदर गया था, बाकी दोबारा वापस आया हूँ, M कर दिया मैंने और ये हमारी ऑलमोस्ट टेक्सचरिंग जो है ना वो हो चुकी है। वुड फाइबर्स की रही बात कि वुड फाइबर्स इसके ऊपर दिख रहे हैं तो उसको हम लोग किस तरीके से रिमूव करेंगे। हमने मेटल की पहले मास्किंग देखी कि मास्किंग किस किस के ऊपर लगी हुई है। सही है, मेटल की मास्किंग इन्हीं जगह पर लगी हुई है। मैंने इसका मास्क कॉपी करा, आप एक और फोल्डर बना लेंगे इसको, इसके अंदर आपने पैरेंट बनाया और आपने जस्ट इसको दिया वुड फाइबर, वुड यानी कि, और आपने ब्लैक मास्क करा और इसके अंदर पेस्ट इनटू कर दिया मास्क। तो ये वाली चीज़ जस्ट इसके ऊपर आ रही है, मास्क देख रहे हैं, और मैं इसको कर दूंगा इन्वर्ट मास्क। ये मैंने हल्की सी डिटेल्स ऐड करी हैं कि मेरी जो है ना सब्सटेंस के जो इसके वुड के फाइबर्स हैं वो इन लोगों के ऊपर ना दिखें। ठीक है, और एक बेसिक सी में वुड का जो आपका टेक्सचर था मैं बाहर इसको फेंक देता हूँ, इसका मास्क इसमें से हटा देता हूँ ताकि जो रिमूव हो रहा है ना ये चीज़ यहाँ पर नहीं दिखे। प्रॉपर्टी बाहर लेकर आ गया हूँ, कुल आउट, और अब देखें वो चीज़ नहीं दिख रही है। बाकी सारी प्रॉपर्टी मैं बंद कर दूंगा, जस्ट मुझे कलर चाहिए। ये मैंने क्यों करा है देखें, ये इस वजह से करा है ताकि एक पीछे लेयर पड़ी रहे जो कि कवर अप कर दे। ठीक है जी, ये डिटेल्स ऐड हो गई हैं हमारे पास। अब इसकी एक्सपोर्ट टेक्सचर्स करेंगे। इसकी एक्सपोर्टिंग के लिए हम लोग एक्सपोर्ट प्रीसेट में जाते हैं,
टेक्सचर्स के अंदर यहाँ से इसके एक्सपोर्ट होंगे। और हम लोग अपना जो रेंडरिंग इंजन यूज़ कर रहे हैं वो है मार्मोसेट। सो मार्मोसेट के लिए हमने ऑलरेडी एक प्रीसेट बनाया हुआ है जो कि ये रहा। और मैं आपको दोबारा बना के भी दिखा देता हूँ, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं सबस्टेंस की इंट्रो क्लास के अंदर। सो हम लोग किस तरीके से करते हैं कि हमने एक PBR मेटालिक रफनेस ये रखा हुआ, ये इसका बिल्ट इन है, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि इसकी जस्ट डुप्लीकेट लेना है यहाँ से यूँ, और आप इसका नाम दे सकते हैं मार्मोसेट, MARMOSET, या फिर जो भी आपका डिज़ायर इंजन है। अगर आप अनरियल पे कर रहे हैं, वैसे तो अनरियल के भी आपके पास ये बने बनाए पड़े हुए हैं। सो मार्मोसेट के अंदर मैं आता हूँ और मेरे पास जो मुझे रिक्वायर्ड है वो सिर्फ करंट 4 चीज़ें रिक्वायर्ड है, विच इज़ बेस कलर, मेटालिक और रफनेस एंड नॉर्मल मैप। मुझे ये हाइड और इमिसिव वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करते हैं, आप यहाँ से इनके नेम्स जो हैं वो, इनकी स्लॉट्स जो हैं वो पूरी की पूरी डिलीट कर देते हैं इस तरीके से। तो आपके पास ये 4 रह गए। और रही बात आपकी यूडिम वगैरह की, तो आप इनको चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं, जस्ट टेक्सचर का नाम होना चाहिए। स्टार्टिंग में इसके पास शायद मॉडल का नाम भी आ रहा है, ये देखिए ना मैश आ रहा है, तो मैश मीन्स आपका मॉडल नेम। लेट्स सपोज कि आपने अपने मॉडल को एक्सपोर्ट करा है कि 123.obj, और फिर आपने एक्सपोर्ट कर दिया। तो यहाँ पर सबसे क्या करेगा एक्सपोर्टिंग के दौरान, कि आप को जब एक्सपोर्ट करेगा टेक्सचर्स, तो ये क्या करेगा 123 अंडरस्कोर आपका ये ट्रैश बिन, फिर अंडरस्कोर बेस कलर। तो ये नाम थोड़ा लंबा हो जाता है, और मैं रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ ना आप रखें। इसके रीज़न क्या है टेक्सचर सेट का, इसका रीज़न ये है कि जब कभी भी आप एक ही फोल्डर के अंदर, आप लेट्स सपोज कि आपने अभी ट्रैश बिन बनाया, उसके बाद अब इसी फोल्डर के अंदर इसकी कोई बेस बनाते हैं या रोड बनाते हैं, तो अगर आपने जस्ट बेस कलर से एक्सपोर्ट कर दिया इस करंट मॉडल को, तो जब अगला मॉडल भी बनाएंगे और आपने बेस कलर से करेंगे तो वो उसके ऊपर ओवरराइड हो जाएगा। सो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टेक्सचर सेट का नाम जो है वो रखे रहने देते हैं। सो मैं अगेन यहाँ पर ये मैश का नेम डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से, और नीचे भी यहाँ पर आकर यहाँ पर यूँ, और नॉर्मल मैप के अंदर भी आकर मैं यहाँ से मैश का नाम डिलीट कर देता हूँ। सो इस तरीके से हमारे पास एक हमारा एक फॉर्मेट बन जाता है। अब मैंने मार्मोसेट का नाम दिया हुआ था, अब मैं दोबारा यहाँ से थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ तो देखिएगा मार्मोसेट का ही ये मेरे पास प्रीसेट बना हुआ आ रहा है। सो इस तरीके से हम लोग अपना प्रीसेट बना सकते हैं। रही बात हमारी डेस्टिनेशन की, तो हमने यहाँ पर आकर मैं डेस्टिनेशन दे देता हूँ ये रही, और टेक्सचर का फोल्डर मैंने कॉल करा दिया जहाँ मुझे टेक्सचर एक्सपोर्ट करना है। ये रहे आपके स्लॉट्स कि आपको 1 to 8 पर करना है, 256, 512, 1K, 2K, 4K एंड 8K। सो मैं 2K पर मैंने काम करा था, बेकिंग भी मैंने 2K पर करी थी, तो मैं 2K पर मैंने जस्ट सेलेक्ट करा। ये आपके आते हैं फॉर्मेट्स। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप PNG पर ही करें तो बेहतर है, क्योंकि PNG के अंदर बिल्ट इन अल्फ़ा होता है। इनकेस अगर हम लोग अल्फ़ा चैनल पर भी काम करते हैं तो PNG जो है वो आपको अल्फ़ा भी कॉल करा देता है। सही है जी। क्योंकि आप अगर यहाँ देखें, ये देखिएगा, अगर आप यहाँ पर नोट करते हैं तो ये है RGB और उसके बाद है अल्फ़ा चैनल। सो ये PNG की जब एक्सपोर्ट करेंगे फॉर्मेट तो उसके अंदर बिल्ट इन आया हुआ होता है। सो राइट नाउ इट्स टाइम टू एक्सपोर्टिंग द टेक्सचर्स। सो जस्ट हिट द बटन ऑफ एक्सपोर्ट। यहाँ पर आपको स्लॉट्स मेंशन हो जाएंगी, एक्सपोर्टेड सक्सेसफुली। और ये ट्रैश बिन बेस कलर, ट्रैश बिन रफनेस, ट्रैश बिन मेटालिक एंड ट्रैश बिन नॉर्मल, ये सारे नेम इसने कहाँ से नहीं, वो जो हमने टेक्सचर स्लॉट का नाम मेंशन रखा था, और ट्रैश बिन ये रहा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस नेमिंग कन्वेंशन इसने यहाँ पर भी इसको एक्सपोर्ट कर दिया है। सो हमारा टेक्सचर एक्सपोर्टेड हो चुके हैं, और अब इंशाल्लाह मिलते हैं मामोसेट के अंदर, जहाँ पर इसकी हम लोग रेंडरिंग करेंगे और थोड़ी सी कंपोजिट कर कर इसको एक फाइनल लुक देंगे। वेलकम टू मार्मोसेट टूलबैग। सो राइट नाउ हमारे पास ये एंटायर स्क्रीन है। मार्मोसेट जब भी आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये शो हो रहा होगा, और मॉडल को इंपोर्ट कराने का तरीका वही जो एक ट्रेडिशनल है तमाम सॉफ्टवेयर्स का, कि इंपोर्ट, और यहाँ पर हमारे पास है ट्रैश बिन डॉट OBJ। ठीक है, जस्ट आपने क्लिक करना है और यहाँ से इसको ओपन कर लेना है। ये आपके पास मॉडल आ चुका है। सो ये बिल्ट इन आपके पास एक बना हुआ होता है, इसको अगर आप डिलीट भी करेंगे तो शायद ये डिलीट नहीं होगा, बल्कि हो गया है। ठीक है, प्रीवियस वर्जन्स के अंदर जो है ना ये रहता था। तो अभी आपके पास रन टाइम ये एक मॉडल का मटेरियल यहाँ पर आया हुआ है, जो कि हम लोगों ने कॉल भी कराया था। और इसके अब हम लोग थोड़े से टेक्सचर्स इंपोर्ट करा देते हैं। सो नॉर्मल मैप, सबसे पहले ये नॉर्मल मैप कॉल हो गया। अच्छा,
सबसेस और मार्मोसेट का थोड़ा सा फ़र्क ये है कि इनके जो टेंजेंट होते हैं इनको हम लोग टेंजेंट भी कहते हैं। ये देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली चीज़ है, ये एक्स वाई और जेड। सो सबसेस का जो है ना वो इन्वर्ट होता है कंपेयर टू मार्मोसेट टूलबैक। सो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इसको जस्ट फ्लिप कर देते हैं। तो सबसेस के अंदर जो है ना इसका एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है वो फ्लिप होता है, सही है। तो इसकी वजह से सबसेस में हमें सही दिख रहा होता है। लेकिन जब हम लोग मार्मोसेट में लेकर आते हैं, नॉर्मल मैप अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर जो है ना वो थोड़ा सा इन्वर्टेड आ रहा होता है। तो आपको फ़र्क थोड़ा सा यहाँ पे दिखेगा कि जैसे ही मैं इसको फ्लिप कर दूंगा ना तो इसकी एक्चुअल प्रॉपर्टी दिखेगी। आपको अगर याद होगा तो सबसेस के अंदर हमारे पास ये इम्बोस थे, और यहाँ पर ये जब इम्पोर्ट करा रहे हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट इसका बिहेवियर है। सो जब फ्लिप करते हैं तो एक्चुअल जो सबसेस के अंदर था वो आ जाता है। इन शॉर्ट हमें यहाँ पर आकर जब कभी भी नॉर्मल मैप इंपोर्ट कराएंगे यहाँ पर हम लोग फ्लिप कर देंगे, ठीक है। तो ये वाला मॉडल के अंदर नॉर्मल मैप कॉल हो गया है। अब उसके बाद एल्बिडो, बेस एल्बिडो ये आ गया, ठीक है। और अगर आप प्रीवियस वर्जन के मार्मोसेट टूल बैग यूज़ कर रहे हैं, सो यहाँ पर इनके पास पुराने वर्जन के अंदर इस तरीके से टेक्सचर आते थे, सही है ना। लिटिल बिट ग्रे यहाँ पर एक टोन होती थी। सो आपने क्या करना है, इसको वाइट भी कर लिएगा अगर आप पुराने वर्जन यूज़ कर रहे हैं। नए वर्जन के अंदर इन लोगों ने बिल्ट इन के अंदर ही वाइट दे दिया है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास रफनेस। हम यहाँ से रफनेस कॉल कराते हैं ये। उसके बाद हमारे पास मेटालिक है, तो हम यहाँ से आकर इसको मेटालिक दे देते हैं। सो राइट नाउ इसके तमाम टेक्सचर्स इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। और थोड़ा सा बैकग्राउंड सेटिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी लाइटिंग एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। ग्राउंड क्रिएट करने के लिए आपके पास जाएंगे आप सीन के अंदर, ऐड ऑब्जेक्ट्स, और उसके बाद है शेडो कैचर। ये आपको एक शेडो क्रिएट कर देता है, और जब तक कि थोड़ी सी लाइट ना पड़े तो वो आपको बिहेव नहीं कराएगा। इसको देख लेते हैं एक मरतबा। लाइट, ये देख रहे हैं, जैसे ही मैंने स्काईलाइट ऐड कराई है तो उसने शेडो हमें दिखना शुरू कर दिया है। सो एक और चीज़ ये भी कि देखें, आप जो रेंडरिंग करते हैं इंजन के अंदर, तो इट डिपेंड ऑन योर इंटायर HDRI इमेजेस, क्योंकि ये इमेज बेस्ड रेंडरिंग होती है। सो जो आपकी HDRI जिस कलर की होगी, जिस फील की होगी, सो आपकी जो रेंडरिंग है वो भी उसी फील के अंदर दिखेगा। राइट नाउ अगर आपको ये महसूस हो रहा हो कि यार ये ग्रे ग्रे या सॉरी ग्रीन ग्रीन सी फील आ रही है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस HDRI इमेज, ठीक है। सो यहाँ पर आकर हम लोग इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को ब्लैक कलर पे निकालना है। यूजुअली मैं जो अपने मेरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैं ब्लैक पर ही निकालता हूँ, ठीक है। सो ये मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से रखा। थोड़ा सा इसको कैमरा सेटिंग कर लेते हैं। कैमरा के अंदर जाकर मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मली 22.5। ये थोड़ी मेरी आदत है इसको करने की, ताकि जो मेरा मॉडल है ना वो थोड़ा सा स्टैंड आउट लगता है। अच्छा, रही बात ये डस्टबिन के अंदर हाथ, कोई अगर डस्टबिन के अंदर कचरा फेंकेगा तो वो कैसे जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आकर इसको देख लेते हैं कि हमारा ये चीज़ ठीक है। ये मैंने इसी वजह से इनको सेपरेट करा था, ये रीज़न था। देख रहे हैं, ये आप रेंडरिंग इंजन के अंदर भी आपके पास ये वाला कंट्रोल है, ठीक है। सो हमने इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर लिया, कैमरा सेटिंग भी एडजस्ट कर लिए। उसके बाद थोड़ी सी लाइट की सेटिंग और कर देख लेते हैं। एक मैं हमेशा ऊपर से एक स्पॉटलाइट लगाता हूँ। सो यहाँ पर आएंगे न्यू लाइट के अंदर, आपके पास ये क्रिएट हो गई है स्पॉटलाइट। ये बिल्ट इन रहती है, तो आपने क्या करना है, इसको ट्रांसफॉर्मिंग के अंदर जाकर इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे 0, इसको कर देंगे 0। सो मुझे क्या करना है, जस्ट मुझे रोटेट 90 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर चाहिए, -90। मैं सेटअप के अंदर जाता हूँ। सेटअप के अंदर आपके पास ना 4 मोड्स आ जाते हैं, टॉप, पर्सपेक्टिव और राइट और फ्रंट। सो यहाँ पर से हैंडलिंग थोड़ी ईजी हो जाती है लाइटिंग के लिए, कि मेरी लाइट किधर है, कहाँ है। सो पर्सपेक्टिव में रहकर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, लेकिन आप जब इस तरीके से कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी कंट्रोल और इजी एक्सेस होता है चीज़ों को हैंडल करने का। सो टॉप के ऊपर मैंने एक लाइट लगाई, और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूंगा। मैं दोबारा यहाँ पर फ्रंट मोड के अंदर जाकर लिटिल बिट अपसाइड, ठीक। और यहाँ से मैं इसका स्पॉट एंगल जो है ना वो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा ऐसे,
और मेरे पास यहाँ पर एक इसका ऑप्शन था शार्पनेस, इन लोगों ने शार्पनेस कर दिया वैसे तो। ये क्या करता है देखिए, जब मैं इसका स्पॉट एंगल नीचे करूँगा ना, तो देखिए आपके पास ये शार्पनेस जो है ना एक्चुअल के अंदर ये ऐसे दिख रही होगी, लेकिन जिसको जितना हम लोग फेदर कर देंगे तो ये थोड़ा सा ब्लर एक हो रहा है और स्पॉट जो है ना वो आपको कहीं दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो हमने ये रखा और इस लाइट को अगर बंद कर देते हैं तो जो हमारे शैडो मल्टीप्लाई हो रहे हैं देख रहे हैं, तो दो दो शेडोज आ रहे हैं। सो मैं इसको, या तो आप इसका शैडो भी बंद कर सकते हैं यहाँ से, कास्टिंग शैडो ये वाली चीज़ अगर आप लाइट रहने देते हैं। सो आपने थोड़ा सा इसको इस तरीके से रखा, लाइट की इंटेंसिटी थोड़ी सी कंट्रोल करेंगे। उसके बाद रह जाती है थोड़ी सी आपके पास कैमरा की सेटिंग। वो क्या होती है कि थोड़ा सा हम लोग कंट्रास्ट हाई और लो इन सारी चीज़ों को देखकर ये करते हैं। तो एक्सपोजर के अंदर राइट नाउ मेरे ख्याल में एक्सपोजर की नहीं है, लेकिन देख लेते हैं। हाइलाइट्स ये चीज़ ऐसे, बैलेंस, शेडोज, थोड़ा क्रिस्प होनेस आपके पास सीन आ चुका है, क्लैरिटी ये आ गई। ये सारी चीज़ें जो है ना सबसे ये मामो सर के न्यू फीचर के अंदर है। वैसे जो पुराना वर्जन था उसके अंदर होता था एक्सपोजर और ब्राइटनेस, कंट्रास्ट और कंट्रास्ट सेंटर, जो कि यहाँ पर भी है। ठीक है, और थोड़ा सा सैचुरेशन को एडजस्ट कर लेते हैं। ये चीज़, ये लाइटिंग इसकी ऑलमोस्ट डन हुई भी है। और थोड़ी सी रेंडर सेटिंग भी कर लेते हैं। एक और चीज़, रेंडर सेटिंग के अंदर आपके पास आ जाता है ये ऑक्लूजन वगैरह सारी चीज़ें। अच्छा एक और चीज़ ये कि अगर आपका टेक्सचर के अंदर एम्बिएंट ऑक्लूजन मौजूद है तो वो क्या चीज़ें कहलाती हैं, ऑप्टिमाइजेशन का पार्ट होता है। ये थोड़ा सा आपको मैं रेंडरिंग इंजन के बारे में बताता चलूँ। तो यहाँ पर आप ऑक्लूजन क्रिएट करा लेते हैं। और रही बात आपकी दूसरी रन टाइम पर क्रिएट करने की, तो यहाँ पर आपको वो रन टाइम पर क्रिएट करके देता है। यहाँ पर आपके पास मॉडल इतनी क्लोज नहीं है तो आपको दिख नहीं रहा है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, अच्छा ये ऑफ भी हुआ था, इसको हम लोग कर देते हैं रे ट्रेस्ड। ये देख रहे हैं, सो यहाँ से थोड़ा सीन अच्छा लगने लगा, यहाँ से मैंने ऑन करी है। अच्छा प्रीवियस वर्जन के अंदर ये भी बताना चलूँ साथ साथ, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोगों के पास ये वाला वर्जन ना हो। सो वहाँ पर जस्ट आपने ऑन कर देना है। ठीक है, तो आपके पास ये स्ट्रेंथ आ गई है, स्पेक्युलर वगैरह, डिफ्यूज़ वगैरह सारी चीज़ें। सो अगर मैं जस्ट एम्बिएंट ऑक्लूजन को बंद भी करता हूँ तो वो ही फील है, लेकिन स्पेक्युलर की वजह से ये आपको काफ़ी अच्छा एक इम्पैक्ट इसके अंदर दिख रहा है। तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे। सो और ये रे कास्ट डिस्टेंस है, ये थोड़ा सा और इसको नेचुरल लुक देने के लिए। देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये बिल्कुल बंद करूँ तो ये थोड़ा सा वाइट की तरफ जा रहा है और ये थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा है इन चीज़ों को। लोकल रिफ्लेक्शन क्या होती है कि लोकल रिफ्लेक्शन ये होती है जब मेरे फ्लोर के ऊपर कोई चीज़ होती है तो वो इसकी रिफ्लेक्शन फ्लोर के ऊपर दिखाता। सो राइट नाउ हमारे पास कोई फ्लोर नहीं है, तो जस्ट मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा और उसके बाद जो है इसको हम लोग फोटोशॉप के अंदर कंपोजिट कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, विद एक फ्लोर भी कॉल करा लेते हैं एक मरतबा। मेरे पास एक प्लेन है, वैसे इसके अंदर भी आप ऐड करा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं खैर मेरे पास एक हमेशा एक इम्पोर्ट रहता है। 1 बाय 1 का मैंने एक फ्लोर बनाया हुआ ये रहा, और ये 0 0 पर ही है। मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ और मैं एक और ये मेरे पास मटेरियल है, इसको मैंने रखा और शैडो कैचर के ऊपर लेकर आ जाऊँगा यहाँ पर ऐसे। अब आप देखिएगा, जैसे ही मैं इसका लोकल रिफ्लेक्शन ऑन करता हूँ तो देख रहे हैं ये चीज़ के बारे में कह रहा था, ये थोड़ा सा आपको रिफ्लेक्ट कराता है। सो शैडो कैचर को मैं ऊपर करता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, अच्छा जब हमारे पास फ्लोर आ चुका है ना तो शैडो कैचर की नीड नहीं है, क्योंकि रन टाइम पर यहाँ पर जनरेट हो रहा है। सो प्लेन को हम लोग रखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नीचे। एक फ्लोर जो मैंने दूसरे फ्लोर के बारे में जो बात करती है, एक फ्लोर आपके पास होता है ये वाला और एक फ्लोर होता है बैकग्राउंड के साथ। सो वो भी मैंने क्रिएट करा हुआ है, जो कि और मैं अपना प्लेन बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्केल अप कर देता हूँ यो थोड़ा सा, और
इस तरीके से। सो आपके पास एक प्रॉपर रिफ्लेक्शन वाली चीज़ आ रही है। ये हो गया। थोड़ा सा इसका कलर से आप थोड़ा सा खेल सकते हैं, एडजस्टमेंट फ्लोर के ऊपर। सो राइट नाउ ये हमारे पास रेंडर्ड की फॉर्म के अंदर आ चुका है, जो हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जो लगाई थी। और स्टिल आई फील के एम्बिएंट ऑक्लूजन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए, थोड़ी सी प्रॉपर्टी बढ़नी चाहिए। सही। और एक और लाइट हम लोग ऐड कर लेते हैं, विच इज़ डायरेक्शनल लाइट। सो स्काई के अंदर जाते हैं यहाँ पर, और एक और लाइट को कॉल करा लेते हैं समवेयर अराउंड दिस वन। इसको चेक कर लेते हैं किस तरफ से। मैं चाहता हूँ कि ये लाइट जो है ना मुझे यहाँ से दिखे। मैं बंद करूँगा तो देखिएगा आपको ऐसे दिखेगा कि मैं किस डायरेक्शन के ऊपर चाह रहा था। सो अब यहाँ से कलर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा वार्म फील आए, या थोड़ी सी, ये देखें ना, थोड़ा सा इसके अंदर एक अच्छा सा लुक आ रहा है। यहाँ से आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं थोड़ी सी, ये। और सो राइट नाउ इट्स टाइम टू एक्सपोर्ट अवर द सीन। थोड़ा सा कैमरा एंगल और देख लेते हैं। ये आपकी डॉक्यूमेंट रेजोल्यूशन आती है यहाँ पर, और ये 1920 by 1080। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोपोर्शनली निकले, लेट्स सपोज के 1000 by 1000, सो आप यहाँ से इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास सेफ फ्रेम दिखे, कहाँ मेरा टेक्सचर जो है किस तरीके से एक्सपोर्ट होगा, सो आप अपने यहाँ पर कैमरे में आकर सेफ फ्रेम कर देते हैं। सो ये आपको वैल्यू दिखाता है कि आपका जो सीन है वो कितना एक्सपोर्ट होगा। अगर ये बंद करते तो आपको अंदाज़ा नहीं होता। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लगाए रखें, ठीक है। और हम लोग 1920 पर ही जा रहे हैं, तो 1920 रख लेंगे, 20 और 1080। थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे हमारे कैमरे को यूँ, और एफ का थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। और अब इसको एक्सपोर्ट कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये इमेज है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ जाए, तो आप यहाँ पर चेक लगा देंगे। सो राइट नाउ हमारे पास ट्रांसपेरेंसी की कोई नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पर चेक नहीं लगा रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू एक्सपोर्ट योर इमेज एज ट्रांसपेरेंट, सो आप यहाँ पर चेक लगाएंगे और एक्सपोर्ट कर देंगे। यही मेरी डेस्टिनेशन। यहाँ पर आकर इसको रेंडर 1, ये मेन कैमरा के नाम से मेरे पास एक्सपोर्ट होगा। जस्ट मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको एक्सपोर्ट कर दूँगा। यहाँ मैंने रेजोल्यूशन जो है ना इसकी 1 कर दी। दी नॉइज स्ट्रेंथ, जो आपको अब थोड़ी सी नॉइज़ अगर दिख रही हो तो उसको ये एडजस्ट कर लेता है रेंडर इमेज। ये आपका फाइल एक्सपोर्ट हो चुकी है। इफ़ यू नीड एनी काइंड ऑफ एडजस्टमेंट, सो विल ट्रीट इन फोटोशॉप। सो ये सीन फोटोशॉप के अंदर हमारे पास आ चुका है। सबसे पहले इसकी एक डुप्लीकेट लेते हैं, और जो हमारे पास कलर एडजस्टमेंट के लिए, जिस तरीके से मैंने आपकी डेमो वर्जन के अंदर भी दिखाया था कि हम लोग किस तरीके से कलर ग्रेडिंग और कलर करेक्शन करते हैं। सो फर्स्ट के अंदर हम लोग जाएंगे ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, और इसकी ब्राइटनेस कर देंगे 10। ये कोई वैल्यूज़ ना लॉक नहीं है, ये मैं रन टाइम पर चेक करता हूँ कि मुझे कितने वैल्यूज़ की नीड है, कितने नंबर्स की नीड है। सो आपके पास भी कोई लॉक नहीं है। आपका मॉडल हो सकता है थोड़ा सा ब्राइट, ऑलरेडी ब्राइट हो, तो आपको ये ब्राइटनेस की नीड ना पड़े। बहुत सारे वैल्यूज़ ऐसे भी होती हैं कि मुझे वहाँ से रिमूव करनी पड़ती हैं, लेकिन जो मेरे पैरामीटर्स चलते हुए आ रहे हैं मैं उन्हीं को देखकर थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करता हूँ। सो ये आ गया, और थोड़ी सी कलर बैलेंसिंग कर लेंगे यहाँ पर। कलर बैलेंसिंग की नीड नहीं पड़ रही।
उसके बाद फाइनल थोड़ा सा इसको भी ट्रीट करके देख लेते हैं कि इससे हमारा मॉडल थोड़ा सा इन्हेंसमेंट आ रही है कि नहीं। ये चीज़ बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ी सी अब एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। सो एक और रखते हैं यहाँ पर, इसको फिलहाल बंद करते हैं और इसको हम लोग करा देंगे ग्रेडियंट कॉल यहाँ पर, क्योंकि ये टॉप से मुझे लाइटिंग बहुत प्यारी महसूस हो रही है। इस तरीके से लिटिल बिट देख रहे हैं, थोड़ा सा एक सिनेमैटिक सी फील आ रही है। सो एक और मैंने अब यहाँ पर कलर लुकअप कॉल कराया हुआ है। उसको मैं टॉप से ग्रेडियंट मार दूंगा क्योंकि मुझे ऊपर से अब हाइड करना है, ठीक है जी। और अब मेरे ख्याल में एक और ब्राइटनेस की नीड पड़ेगी क्योंकि नीचे का एरिया काफ़ी डार्कर लग रहा है। ये ब्राइट कर दिया और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी हम ट्विकिंग करेंगे। वो किस तरीके से कि मुझे जो एरिया ब्राइटर चाहिए, लेट सपोज के ये रहा, मैं अपने माउस के ब्रश की थोड़ी सी प्रॉपर्टी को लाइट करता हूँ ऐसे और तो उसको कलर वाइट कर दूँ। ये देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर और थोड़ा सा इनके ऊपर और लिटिल बिट जो है ना हल्की सी टचिंग करेंगे, इनको थोड़ा सा ब्राइट कर लें। देख रहे हैं, ये थोड़ी सी हम लोगों ने एडजस्टमेंट करी है और उसके बाद एक्चुअल पिक्सल के अंदर आपके पास ये वाला फाइनल लुक आ रहा है। So it's time to export again as JPEG or PNG. It depends on you. So save as JPEG. मेरी डेस्टिनेशन ऑलरेडी सेव्ड है, यहाँ पर आते हैं और सेव कर देते हैं। ये आपके पास कंप्लीट एक प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले 3ds Max के अंदर मॉडलिंग करी, अनरैपिंग करी, टेक्सचरिंग करी सब्सटेंस पेंटर के अंदर, फिर मामोसा टूलबार यूज़ करा, थोड़ी सी रेंडरिंग और लाइटिंग एडजस्टमेंट करी, फिर उसके बाद हम लोगों ने इसकी थोड़ी सी ट्रिकिंग करी, कंपोजिट करा सीन को फोटोशॉप के अंदर। सो आई होप ये वाली चीज़ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। सो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा और अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे फिर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा भी। मिलते हैं अगले एक और मॉडल के साथ, इसके अंदर हम लोग भी मज़ीद और कुछ सीखेंगे और कुछ नया बनाएंगे।